पीएलसीज में। तो लेट स्टार्ट बेसिक पीएलसी। आपको और कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग अभी इंटरप्ट कर सकते हैं। एक बार हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फिर एंडिंग में हम लोग अपने पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक, आपको और कुछ कंफ्यूजन है, ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको और कुछ पूछना है तो मैं आपको बीच में वैसे भी स्लाइड्स के बाद में लास्ट में एजेंडा समझाऊंगा कि हम लोग ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के लास्ट पे एंड तक के हम लोग क्या क्या सीख पाएंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पीएलसी की ट्रेनिंग एक्चुअल में हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया क्यों है। इस पीएलसी की ट्रेनिंग से हम लोग सीखेंगे क्या क्या। जब पीएलसी का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ तो आप लोग अभी मिल रहे हैं, जब ये कंप्लीट होगा तो आप लोग सीखेंगे इसका सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स, आर्किटेक्चर एज वेल एज द ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स, मेंटेनेंस एंड एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज। आप ये सीख पाएंगे कि हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, दूसरा किस इंडस्ट्रीज के अंदर में कैसे यूज होगा, है ना। उसके बाद लैडर लैंग्वेज आप लोग सीख पाएंगे, इसके एडवांटेजेस सीख पाएंगे, एप्लीकेशन सीख पाएंगे एक्सरसाइज बेसिस पर, ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस सीख पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि प्रॉब्लम ढूंढ के निकालना, उसको सॉल्व करना। प्रोग्राम सबके बस का है, प्रोग्राम सभी बना लेंगे, पर सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ट्रेनिंग के एंड में ट्रबल शूट करते बनना चाहिए। आपको अगर से कोई लॉजिक आपको मैंने दे दिया तो एटलीस्ट वो लॉजिक आपको बनाते आना चाहिए और उसको रन करते आना चाहिए, एटलीस्ट सिमुलेशन बेसिस पर रन करते आना चाहिए। और हम जितना भी करेंगे आपके लिए अच्छी चीज ये है कि हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर है सब पर सिमुलेशन इजीली अवेलेबल है, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि सारे सॉफ्टवेयर क्रैक वर्जन में अवेलेबल है, मेरी तरफ से आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर का लिंक शेयर हो जाएंगे, आपको वहीं से डाउनलोड करना सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर के ऊपर आप इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे पीएलसी को। पीएलसी कम्युनिकेशन इंटरफेस भी होगा और सिमुलेशन इंटरफेस भी होगा, है ना। तो इस ट्रेनिंग के एंड में आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ट्रबल शूटिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन एंड मेंटेनेंस आप सीख पाएंगे। अगर से हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं पीएलसीज का, तो मेन ऑब्जेक्टिव्स है इस ट्रेनिंग के अंदर में कि कॉमन पीएलसीज के बारे में हमको जानना है ना। पीएलसीज कितने प्रकार की, एक्चुअल में हमारे जो ग्लोबल ब्रांड्स है पीएलसीज के अंदर में, अगर से आप ब्रांड्स देखेंगे तो मित्सुबिशी है, ओमरॉन है, डेल्टा है, एलन ब्रैडली है, सिमेंस है। थोड़ा मैं और ब्रीफ करता हूं कि सिमेंस दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी है जो पूरे ग्लोबल मार्केट में 35% मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। सिमेंस एक जापानीज कंपनी है। सिमेंस के अंदर में इनके पास पूरा का पूरा ऑटोमेशन टूल्स अवेलेबल है। सिमेंस के पास अपना पीएलसी है, अपना ड्राइवर्स है, अपने वीएफडी है, अपना स्काडा सिस्टम है, एचएमआई सिस्टम्स है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए जितना जो, इवन इसके पास अपने रोबोटिक्स ड्राइवर्स अवेलेबल है। सिमेंस ग्लोबल ब्रांड एक्सेप्टेबल है। इंडिया में जो मेनली ब्रांड्स यूज होते हैं वो है सिमेंस, एलन ब्रैडली, डेल्टा, मित्सुबिशी एंड एबीबी। ये बेसिक 5 ब्रांड्स है जो इंडिया में यूजुअली यूज होते हैं, और हम इनमें से 4 ब्रांड यूजुअली सीखेंगे। सिमेंस सीखेंगे, एलन ब्रैडली सीखेंगे, डेल्टा सीखेंगे और मित्सुबिशी सीखेंगे। ये 4 पीएलसीज के बारे में हम कंप्लीट नॉलेज लेंगे और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी लेंगे। इंटरप्ट स्पेसिफिकेशन, हम हर पीएलसीज के बारे में उसकी स्पेसिफिकेशन, कितना वोल्टेज लग रहा है, कितना उसका मार्केट शेयर है, उसमें मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया हुआ है, कितने आईओ पोर्ट्स है, उसका नेचर ऑफ सिलेक्शंस क्या है। अगर से मेरे को मान लो कि कोई पीएलसी किसी ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज के लिए लगाना है, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कितने कौन सी पीएलसी लेना है ना। तो पीएलसी किस टाइप की लेना है, अब मेरे एप्लीकेशन के हिसाब से किस टाइप का पीएलसी मैं यूज करूंगा वो हम लोग यहां पर सीखेंगे। अप्लाई ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स, हम ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स अप्लाई करना सीखेंगे, है ना। उसके बाद कन्वर्ट कन्वेंशनल रिले लॉजिक टू दी पीएलसी लैंग्वेज, इसको थोड़ा हम लोग एक्सपांड करते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप लोगों ने सोचा नहीं कभी कि सर पीएलसी की रिक्वायरमेंट क्यों आई इंडस्ट्रीज को, पीएलसी की जरूरत क्यों पड़ी। हम पहले भी तो इंडस्ट्री चला ही रहे थे ना, आज हमको पीएलसी की जरूरत क्यों है। कोई बता सकता है पीएलसी की आज जरूरत क्यों है। पहले भी तो इंडस्ट्री चल रही थी, पहले भी तो बहुत सारी चीजें चल रही थी, पहले भी मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी, तो फिर आज पीएलसी क्यों, आज पीएलसी की रिक्वायरमेंट क्यों।
एनीवन? हाँ प्रिया बोलिए। सर मतलब थोड़ा हमारा काम इजी करने के लिए, जैसे ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा लगते थे तो शायद पीएलसी रहा तो ऐसा करते रहते हम पूरा कर सकते। करेक्ट, बहुत अच्छा पॉइंट लिए कि ह्यूमन इंटरफेस हम लोग ने बहुत ज्यादा कम कर दिया, क्योंकि आप सबको पता है कि इंसान गलतियों का पुतला है ना, इंसानों से गलतियां होना ही होना है ना, ऐसा कोई जो काम नहीं है जिसमें इंसान गलती ना करे। तो एक्चुअल में हमारा जब इंडस्ट्री चलता था उस केस में हम लोग ने सबसे पहले स्टार्ट किया मैनुअल ऑपरेशन से, है ना। मैनुअल ऑपरेशन बोले तो कि जो इंसान, पहले आपने गैस की नॉब देखा हुआ, अपने जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर की नॉब रहती है, हम उसको हाथ से ऑपरेट करते हैं, है ना। स्विच क्या है, हम लोग हाथ से ऑपरेट करते हैं। आप किसी बॉल को यूज कर लो, हाथ से ऑपरेट करते हैं। ऐसा चीज जो हम लोग हाथ से ऑपरेट करें वो मैनुअल ऑपरेशन है। तो मैनुअल ऑपरेशन सबसे पहले हम लोग मैनुअल ऑपरेशन यूज करते हैं। कोई गैस ऑपरेट करना है हाथ से ऑपरेट होगा, कोई पानी का वॉल ओपन करना है हाथ से ऑपरेट, जो हम लोग आज भी यूज करते हैं घरों में नल, वो मैनुअल ऑपरेशन है। तो यही चीज इंडस्ट्रीज में यूज होता था, जिसको बोलते थे इंडस्ट्रियल 1.0, है ना। उस समय का जो इंडस्ट्रीज था वो इंडस्ट्रियल 1.0 था। उसके बाद थोड़ा एडवांस हुआ, एडवांस में होने के बाद इसमें फिजिकल रिलेज आने लगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज आने लगे, है ना। क्या हुआ कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत फिजिकल टाइमर लेकर आए, फिजिकल काउंटर लेकर आए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले लेकर आए, कॉन्ट्रैक्टर्स लेकर आए, ये थोड़ा हमने इंटरफेस करवाया। इससे क्या हुआ कि जो इंसान, पहले इंसान काम कर रहा था, वो इंसान का इंटरफेस थोड़ा कम हुआ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इंटरफेस थोड़ा बढ़ गया। तो उस एरा को हम लोगों ने, इंडस्ट्रीज के उस एरा को बोला इंडस्ट्रियल 2.0, जिस वक्त में इलेक्ट्रॉनिक आइटम मतलब इलेक्ट्रिकल के मैग्नेटिक आइटम, मतलब पहले ह्यूमंस कर रहे थे, फिर मैग्नेटिक चीज इंट्रोड्यूस हुई जिसमें इंडक्शन का काम हुआ। आपने कॉन्ट्रैक्टर देखा होगा, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में कॉइल रहती है, हम लोग अभी आगे देखेंगे वो सब चीजें देखेंगे, स्विचेस देखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स देखेंगे, आगे देखेंगे। तो कॉइल रहती है, उसके अंदर में कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और उससे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। उस एरा को हम लोगों ने इंक्लूड किया इंडस्ट्रियल 2.0 के अंदर। फिर कुछ दिनों के बाद और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है इंडस्ट्रियल 3.0, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इंटरफेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इंडस्ट्रियल कंपोनेंट का इंटरफेस बढ़ जाना मतलब मैं समझाता हूं भी क्या। इसमें फिजिकल टाइमर्स बढ़ गए, इसमें फिजिकल काउंटर्स बढ़ गए, सेंसर का इंटरफेसिंग हो गया, पीआईडी कंट्रोलर्स आ गए, पल्स विथ मॉड्यूलेशंस आ गए, ड्राइवर्स आ गए, इसमें कंपेरेटर्स आ गए, कैलकुलेटर्स आ गए, इंटीग्रेटर्स, डेरिवेटर्स आ गए, जो इंडस्ट्रीज में यूजुअली आज रिक्वायर्ड है ना। इस एरा को अब पीएलसी इंट्रोड्यूस हो गई, सबसे बड़ी बात। तो इस एरा को हम लोगों ने इंक्लूड किया है इंडस्ट्रियल 3.0 के अंदर। मतलब आज हम जिस एरा में हैं ये है इंडस्ट्रियल 3.0। आज के 5 साल बाद या 10 साल बाद इंट्रोड्यूस होगा इंडस्ट्रियल 4.0, जिसके अंदर हमारी बाकी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज तो खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेज भी खत्म हो गए। जो फिजिकल टाइमर लग रहे थे, काउंटर लग रहे थे, सॉरी, ये पीआईडी कंट्रोलर्स लग रहे थे, ये सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ बचेगा पीएलसी, स्काडा, एचएमआई एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स इसके अंदर एंटर होगा। और फिर उस एरा को कहलाएगा इंडस्ट्रियल 4.0। देश में अभी भी कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज है जो इंडस्ट्रियल 4.0 का ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिसका फीस अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख रुपए है। ज्योतिबाबाई फुले यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, दे आर ऑफरिंग दी कोर्सेज इन इंडस्ट्रियल 4.0। और उसका मैंने कंटेंट उठाकर देखा है, जितना कंटेंट हम इस ट्रेनिंग के अंदर में पढ़ने वाले हैं वही सेम कंटेंट और थोड़ा बहुत ही ज्यादा होगा। उसमें सिर्फ मशीन लर्निंग एक चीज है जो इंक्लूड किया है उन्होंने, और एआई। मशीन लर्निंग और एआई दो चीज ऐसी है कि जो उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है
बाकी सारा का सारा कंटेंट हम जो इस ट्रेनिंग के अंदर में पढ़ रहे हैं बस वही है, उससे अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे, आज जो सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और आज के 10 साल बाद जो चलने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पीछे हो चुका उसके बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज है कि हम लोगों ने रिले लॉजिक को पीएलसी लैंग्वेजेस के थ्रू रिप्लेस कर दिया है आज के डेट में। जो हम पहले फिजिकल वायरिंग करते थे, कॉन्ट्रैक्टर को टाइमर से जोड़ते थे, टाइमर को काउंटर से जोड़ते थे, बहुत सारा वायरिंग्स का यूज करते थे। आज वो हार्ड वायरिंग कंप्यूटर के ऊपर में एक लाइन के थ्रू, मतलब एक सॉफ्ट वायरिंग के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया, है ना। तो ये चीज हमारा एडवांटेजेस है। ऑपरेटिंग प्रोग्राम और पीएलसी फॉर अ गिवन एप्लीकेशन, मतलब आप जो एप्लीकेशन बोलेंगे, आप, मतलब मैं ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूं ट्रेनिंग के, है ना। आप जो भी ऑपरेशन, आप अपने आसपास में कोई भी ऑपरेशन देखिए, आप अपने आसपास में कोई भी ऑटोमेशन देखिए, और आप मेरे को आकर बोलिए सर कि मैंने ये चीज देखा था और मुझे इसका प्रोग्रामिंग बनानी है, इसका लैडर लॉजिक बनाना है और इसका ऑपरेशन करना है, तो हम वो भी करके देखेंगे। मतलब आपके आसपास का जितना भी ऑटोमेशन, मैं तो सिखाऊंगा ही, जो मेरे जितना भी मैंने किया है आज तक वो सारा कुछ आपको सिखाऊंगा। पर अगर से आपको ये लगता है कि सर मैंने ये चीज देखी, जैसे मॉल है, मॉल के अंदर में आपको वो ऑटोमेटिक डोर दिखेगा, वो भी पीएलसी से ऑपरेट होता है। एलिवेटर दिखेगा, वो भी पीएलसी से ऑपरेट होता है ना। लिफ्ट दिखेंगी, वो भी पीएलसी से ऑपरेट होता है। तो आप ये सब चीजें जैसे अपने एटमॉस्फेयर में आप जो देख रहे हैं उसका ऑटोमेशन करना है, वो रियल लाइफ ऑटोमेशन हम लोग कर पाएंगे। क्योंकि ऑटोमेशन केवल सॉफ्टवेयर सीखना नहीं है, लॉजिक को क्लियर करना है। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है अपने लॉजिक्स को क्लियर करने के लिए। आपको खुद लैडर लॉजिक बनाते आना चाहिए ये प्रोग्राम, ये ट्रेनिंग के बाद। कोर्स कंटेंट जो होगा, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, सबसे सिंपल सी बात है। कोर्स कंटेंट के अंदर में प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल की हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हमको चाहिए नहीं हिस्ट्री। रिले लॉजिक पढ़ेंगे, है ना, रिले का लैडर लॉजिक पढ़ेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ेंगे, आईओ पोर्ट्स पढ़ेंगे, मतलब आईओ इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम पढ़ेंगे कि इनपुट क्या होता है, इनपुट में सिंक्स एंड सोर्स कैसे होता है, उसकी वायरिंग कैसे होती है, आउटपुट साइड में वायरिंग कैसे होती है। प्रोग्रामिंग एंड पेरिफेरल डिवाइस, प्रोग्रामिंग मतलब लैडर लॉजिक कैसे बनता है, और पेरिफेरल डिवाइस मतलब आप स्विच कम्युनिकेट करना है। देखो फिजिकली अपने को इंडस्ट्रीज के अंदर में स्विच लगेगा, सेंसर लगेगा, एनकोडर लगेंगे, डिकोडर लगेंगे, लैंप लगेगा, इनपुट एंड आउटपुट पेरिफेरल फील्ड डिवाइसेस तो लगेंगे ना। वो डिवाइस को कैसे मैं पीएलसी के साथ इंटरफेस करूंगा, कैसे कनेक्ट करूंगा, वो हम लोग इस ट्रेनिंग के एंड में सीखेंगे। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एप्लीकेशन सीखेंगे, ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस सीखेंगे लास्ट में। ये हमारा पीएलसी का मेन कंटेंट्स रहेंगे। अब हम जानते हैं कि पीएलसी के एडवांटेजेस क्या है ना। इसलिए बोर तो नहीं हो रहा ना, मैं सिर्फ 2 दिन लूंगा थ्योरी, 2 दिन थ्योरी इसलिए लूंगा क्योंकि आपको पीएलसी का नॉलेज होना चाहिए, पीएलसी एक्चुअल में करता क्या, इसीलिए। उसके बाद फुल प्रैक्टिकल रहेगा, उसके बाद कोई थ्योरी नहीं रहेगा, केवल ऑपरेशन होगी और कुछ नहीं। मुझे खुद मजा नहीं आता थ्योरी पढ़ने में ना। किसी को बोर तो नहीं हो रहा ना? हाँ, किसी को बोर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। चलो, बोर नहीं हो रहा तो बड़ा मजा आया यार। बोर नहीं हो रहा बोलेंगे, चलो ना। ठीक है, हम एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस ये है कि लेस वायरिंग है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज के अंदर में, आज जब मैं 4, 4.5, 5 साल हो गए इंडस्ट्रीज के अंदर में हूं, है ना। मैंने इससे पहले जब काम किया, जब स्टार्ट किया था तो मैंने कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड से स्टार्ट किया था, है ना। वहां पे एज एन इलेक्ट्रिशियन वर्क किया मैंने। देन मैं 220 kV सबस्टेशन फिल्टरा गया। वहां पे भी मैंने पावर प्लांट्स के अंदर में जो स्काडा सिस्टम था, पीएलसी सिस्टम था, उसके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज लिया। फिर मैं महिंद्रा आया, वहां पर ट्रेनिंग्स की, वहां पे एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर वर्क किया। जेपी इलेक्ट्रिकल्स में सेंटर मैनेजर एंड मेंटेनेंस इंजीनियर वर्क किया। एंड अभी मैं रिसेंटली रोबोटिक्स के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पढ़ाई कर रहा हूं, है ना।
ताकि हम लोग इसके आगे का फ्यूचर देख सके। इसलिए मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जो पीछे हुआ वो और आगे क्या होने वाला है वो। तो एडवांटेजेस पहले पढ़ते हैं कि लेस वायरिंग है, एक्चुअली वायरिंग बहुत कम हो जाती है। अब मेरे को ये बताइए, आप जब इंडस्ट्रीज के अंदर जाते थे तो कोई कौन कौन गया है, कोई गया है इंडस्ट्रीज के अंदर में अभी तक? किसी ने देखा है इंडस्ट्रीज अंदर में? बताइए, कोई गया है इंडस्ट्रीज, गया साइट विजिट वगैरह गया है, कोई इंडस्ट्रियल विजिट गया है कोई? हाँ गए थे। तो हाँ, इंडस्ट्रीज का कोई पैनल देखे अंदर से? हाँ हाँ, एक्चुअल में क्या होता था ना, माइक बंद कर दो बेटा। एक्चुअल में क्या होता था ना कि इंडस्ट्रीज के अंदर में जब इंडस्ट्रियल 2.0 था उस समय बहुत ज्यादा हार्ड वायरिंग थी, बहुत ज्यादा कचरा हुआ करता था वायरिंग के अंदर में। तो पीएलसी आने से वो वायरिंग बहुत कम हो गई है ना, बहुत कम बोले तो बहुत ज्यादा कम हो गई है। बहुत सिंपल तरीके से वायरिंग होती है, वायरिंग अभी भी होती है पर बहुत कम वायरिंग होती है। पहले हर एक डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए हमको पीएलसी के लिए वायर्स की रिक्वायरमेंट, क्योंकि देखो पीएलसी के अंदर ना इनबिल्ड अपना उसका टाइमर है। पीएलसी के अंदर में 150 टाइमर अवेलेबल है इटसेल्फ। पीएलसी अपने आप में 150 टाइमर रखती है, एक छोटा सा मॉड्यूल 150 टाइमर रखती है ना। अप्रोक्सीमेटली 70 से 75 काउंटर रखती है अपने पास, कंप्यूटर रखती है, मूव फंक्शंस के लिए यूज होता है, कैलकुलेटर्स रखती है अपने पास, है ना, ब्लिंकर्स रखती है। तो ये जो पहले क्या होता था कि पहले एक्सटर्नल टाइमर लगाना पड़ता था, एक्सटर्नल काउंटर। अब टाइमर को काउंटर से जोड़ना है तो वहां पे वायर, टाइमर को स्विच से जोड़ना है तो वहां पे वायर, काउंटर को स्विच से जोड़ना है तो वहां पे कहां वायर। तो हर जगह केवल वायर 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 से परेशान था इंसान। तो पीएलसी आने से वायरिंग बहुत कम हो गई है, मतलब और जो वायरिंग दिखती है सीधे सीधे कंप्यूटर पर दिखती है, सीधे सीधे एचएमआई पर दिखती है, सीधे स्काडा सिस्टम पर दिखती है कि वायरिंग कहां से कहां गई है। अब वो फिजिकल वायरिंग जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत आसान काम हो गया है ना। और दूसरी चीज की वायरिंग बिटवीन द डिवाइस एंड रिले कॉन्टेक्ट्स आर डन इन द पीएलसी प्रोग्राम। जैसे मैंने अभी बताया कि जो भी अभी प्रोग्राम मतलब वायरिंग हो रही है ना, वो पीएलसी के प्रोग्राम के ऊपर पूरी की पूरी वायरिंग हो रही है। इससे क्या हुआ कि चेंज करना, देखो मान लो थर्ड पॉइंट हमारा इजी एंड फास्टर टू मेक द चेंजेस, है ना। चेंज करना बहुत इजी हो जा रहा है। अभी मेरे को ये बताओ कि आपका किसी कंपनी में आपने जॉब करे, मान लो आपने महिंद्रा में जॉब किया, मेरे को आप मेंटेनेंस इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, प्रोग्रामर वर्क कर रहे हैं। आपके मैनेजर ने बोला कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है विवेक, कि मेरा जैसे स्विच दबाया तो मोटर चालू होना चाहिए। मैं एग्जांपल लेते हैं गोडाउन का। गोडाउन में क्या होता कि मेरा ट्रैक्टर बन के रेडी हो गया, अब दिन भर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है ये मेरे को काउंट करना है, और 100 ट्रैक्टर जैसे दिन भर में बने, उसके बाद मेरा प्लांट अपने आप बंद हो जाना चाहिए, अपने आप। तो फिर क्या करेंगे, आपने उसके लिए लॉजिक बनाया, आपने क्या किया, एक सेंसर लगा दिए इसके गोडाउन के गेट पर जहां से ट्रैक्टर पास हो रहे हैं। जैसे एक ट्रैक्टर गया तो उसने सेंस किया, एक काउंटर में काउंट किया, एक दूसरा गया सेंसर में सेंस किया, काउंटर में काउंट किया, 2, ऐसे 100 तक के जाएगा। और जैसे 100 होगा वो पूरे फैक्ट्री का, जो पूरे फैक्ट्री का मेन स्विच है उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ऑफ कर देगा। जैसे ही वो ऑफ करेगा तो पूरा फैक्ट्री बंद। मतलब आप चाह कर भी आप आगे 101वां ट्रैक्टर नहीं बना सकते। 100 ट्रैक्टर मतलब 100 ट्रैक्टर, उसके बाद बंद पूरा पूरी इंडस्ट्री। अब मान लो कि आपने आज प्रोग्राम बनाया और कल आपको मैनेजर ने बोल दिया कि नहीं यार विनीत, हमको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट से डिमांड बहुत आ रही है। आज हम तो 200 ट्रैक्टर बनाते हैं, दिन में 200 ट्रैक्टर बनेगा तब प्लांट बंद होगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा काउंटर चेंज करोगे। पहले ये करना पड़ता था, पहले जब फिजिकल वायरिंग्स थी, जब काउंटर एक्सटर्नल लगाना पड़ता था, हमको नया काउंटर खरीद के लाओ और नए सिरे से वायरिंग करो उसकी। पर इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तुरंत चेंज कर सकते हो आप, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको प्रीसेट वैल्यू में 100 की जगह 200 लिख देना है, काम खत्म। तो हो गया ना, इजी टू फास्ट, इजी भी है
आपको प्रोग्राम ओपन करना है, प्रोग्राम में जाना है, काउंटर के अंदर जाना है, काउंटर में प्रीसेट वैल्यू की जगह 100 लिखी थी वहां पे 200 कर देना है, दोबारा ट्रांसफर मतलब अपन डाउनलोड करना है पीएलसी के अंदर प्रोग्राम और ऑपरेशन चालू। अब 200 के बाद प्लांट बंद करेंगे। तो पहले का मतलब चीजें आसान थी कि अभी की चीजें आसान है? अभी की चीजें इसलिए आसान है क्योंकि चेंजेस बहुत इजी कर सकते हैं हम लोग, बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। इधर बोला कि 5 मिनट में प्रोग्राम स्टार्ट, 200 चाहिए, हाँ चल 5 मिनट में 200 हो जाएंगे, चल। पहले 2-2 दिन लग जाते थे, पूरे पैनल खोलो जी, पूरा काउंटर निकालो जी, उसका वायर करो जी। पहले काउंटर में क्या क्या वायरिंग रहती थी? पहले पावर सप्लाई, फिर एनओएनसी और कॉमन उसकी वायरिंग, देन सेंसर के इंटरफेस होगा, सेंसर इंटरफेस होना चाहिए था, सेंसर की वायरिंग। तो इतनी वायरिंग ओपन करो, उसको रिप्लेस करो और दोबारा नए सिरे से वायरिंग करो। काउंटर रिप्लेस करना है तो टाइम ज्यादा होगा ना, तो ये इजी फास्ट चेंज हो जाता है। अब देखो चौथा पॉइंट है ट्रबल शूटिंग इजी हो गई, बड़ा बिल्कुल इजी हो गई। अब मेरे को ये बताइए, जब वायर ही कम है, कचरा ही कम है, तो जो ऑब्वियस है कि पीएलसी में ट्रबल शूटिंग, जब सब चीजें आग के सामने दिख रही है। पहले क्या होता था, एक एक वायर को खींच के देखना पड़ता था कि ये निकला तो नहीं कहीं से, एक एक इक्विपमेंट को चेक करना पड़ रहा था कि ये काम कर रहा है, अच्छा टाइमर बंद तो नहीं होगा, टाइमर के अंदर की कॉइल बंद तो नहीं हो गई, टाइमर को सप्लाई जा रहा है क्या, टाइमर काउंट कर रहा है क्या, ये सब चीजें पहले चेक करनी पड़ती थी। एक एक वायर को खींच खींच के देखना पड़ता था कि वायर का कनेक्शन निकले तो नहीं कहीं से, कहीं वायर ब्रेक तो नहीं हो गया, कहीं वायर जल तो नहीं गया, पहले ये चीजें चेक करनी पड़ती थी। आज वायर है ही नहीं, और वायर नहीं है, सब कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, एक टीवी में एलसीडी स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, सब चीज दिख रहा है सामने आंखों के। तो वहां पे क्या हो गया, ट्रबल शूट इजी हो गया। मोटर इधर बंद की, सिग्नल चालू, अलार्म बजना शुरू, अलार्म बजना शुरू। पहले तो मोटर बंद हुआ तो पहले 14 प्रकार के प्रॉब्लम थे हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर में एक मोटर के बंद होने से। ओवरलोड हुआ, अंडरलोड हुआ, अंडर वोल्टेज हुआ, ओवर वोल्टेज हुआ, वोल्टेज फ्लक्चुएशन आए, सिंगल फेजिंग हो गया, ओवर करंट हो गया, इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो गई, या फिर आप देख लो तो ओपन डेल्टा हो गया। देन और प्रॉब्लम्स के अंदर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, है ना, बेरिंग जाम हो गए, लुब्रिकेशन अलाइनमेंट बराबर नहीं बैठा, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है। 14 प्रकार के प्रॉब्लम है एक मोटर के बंद होने से। तो पहले मोटर जैसे बंद हुई तो 14 प्रकार के प्रॉब्लम को चेक करनी पड़ रही थी, अभी कुछ भी नहीं करना है। अभी मोटर बंद हुआ, लैडर पे दिखा भी है कहां तक सप्लाई है, टाइमर तक सप्लाई है, टाइमर के बाद सप्लाई नहीं, मतलब टाइमर में प्रॉब्लम है, राइट क्लिक डिलीट टाइमर, नया टाइमर लो, उसको एड्रेस दो, उसमें प्रीसेट वैल्यू डालो, काम खत्म, चालू प्लांट। तो फास्ट होगा ट्रबल शूट। जब सब चीजें आंखों के सामने दिखेंगी तो ऑब्वियस है, अगर से मेरे को प्रॉब्लम मिल गया तो सॉल्व करना इजी है। पहले प्रॉब्लम ढूंढना मुश्किल था, पीएलसी सीखने के बाद प्रॉब्लम ढूंढना इजी हो गया, है ना। अब जब ढूंढना इजी होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइम कम लगने लगा, तो वही है रिड्यूस डाउन टाइम प्रॉब्लम, है ना। पांचवा पॉइंट है हमारा रिलायबल कंपोनेंट्स, मेक दिस लाइकली टू ऑपरेट फॉर ईयर्स बिफोर फेलियर। हाँ पता है, ये बहुत भरोसेमंद इंसान है पीएलसी, मतलब चीज है, ये आपकी बात बड़े अच्छे तरीके से मानती है। पहले क्या होता था, थोड़ा सा वोल्टेज फ्लक्चुएशन, पहले पता है अभी ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, पीएलसी इंजीनियर्स को कंपनी से छुट्टियां मिल जाती है, रीजन जानते हैं क्यों? कोई बता सकता है आज पीएलसी इंजीनियर को छुट्टी मिल जाती है? पहले की पहले के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को छुट्टी नहीं मिलती थी, इलेक्ट्रिशियंस को छुट्टी नहीं मिलती थी, क्यों बता सकता है कोई? प्रिया, शायद कुछ ऐप होगा, घर से भी वो देख सकते हैं सब। हाँ एक्चुअली क्या होता था ना कि पहले के इसमें क्या होता था कि अभी आपने चालू किया, आपने अभी पैनल में प्रॉब्लम ढूंढा और सुधारा और चालू कर दिया मशीन को, इधर वोल्टेज फ्लक्चुएशन, वोल्टेज क्या आपके हाथ में नहीं है, वोल्टेज आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। इधर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ, वोल्टेज गया डाउन, करंट गया हाई और इधर ब्रेकडाउन। पहले के केस में ऐसा होता था, आज वैसा केस ही नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम देखो आपको तो पहले ये चीजें समझनी पड़ेंगी
आपको ना पीएलसी के नहीं पढ़ना है, आपको इंडस्ट्रीज पढ़नी है। तो पहले तो ये समझो कि वोल्टेज करंट में डिफरेंस क्या है। आप मेरे को बता सकते हो कि हमारे यहाँ करंट, हम लोग बताए हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर में दो चीज बोलते हैं कि हमारे पास दो लॉ है इलेक्ट्रिकल के अंदर में, दो लॉ है, एक ओम्स लॉ और एक लेंस लॉ। कोई बता सकता है हमको ओम्स लॉ और लेंस लॉ का डेफिनेशन बता सकता है? इससे आपका एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्यों रिलायबल कंपोनेंट बोल रहे हैं पीएलसी को। बताइए। ओम्स लॉ का डेफिनेशन आता है किसी को? मैं बताता हूं। ओम्स लॉ बोलता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और वहीं पे लेंस लॉ बोलता है वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सुना है ना, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। आप मोटर की बात करते हो, आप ट्रांसफार्मर की बात करते हो, तो वहां पर बोलते हैं कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा। अब वहीं पे ओम्स लॉ बोलता है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। ऐसा क्यों? दोनों चीज तो इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट है। आप बताओ मेरे को कहां पे कौन सा लगाएंगे? लगाओ दिमाग। हाँ, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस पे रहता है दोनों को। किसके पोटेंशियल डिफरेंस पे? ओम्स लॉ के डेफिनेशन। ओम्स लॉ का मैं यही पूछ रहा हूं कि ओम्स लॉ एक स्टेटमेंट है, वो भी इलेक्ट्रिकल का है, और लेंस लॉ एक स्टेटमेंट है। ओम्स लॉ बोलता है करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, और लेंस लॉ बोलता है कि करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज कम होगा, या फिर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओम्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंस लॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बताओ मेरे को कि कहां पर कौन सा लॉ लगाऊं? जो रोटेटिंग मशीन रहता है वहां पे लेंस लॉ लगेगा। एक्चुअली मैं बताता हूं कि जहां पर रजिस्टिव लोड है, डीसी सर्किट है, या फिर इनपुट साइड ऑफ इनपुट सप्लाई वोल्टेज है, मतलब एक तो रजिस्टिव लोड के केस में ओम्स लॉ लगेगा। जहां पर भी रजिस्टिव लोड रहेगा वहां पे ओम्स लॉ लगेगा। दूसरा, जहां पर भी डीसी सर्किट रहेंगे वहां पे ओम्स लॉ लगेगा। और तीसरा ये कि जहां पर भी सप्लाई वोल्टेज की बात होगी, जब मैं इनपुट देता रहूंगा, आउटपुट साइड में नहीं, जहां पर मैं इनपुट देता रहूंगा वहां पर ओम्स लॉ लगेगा। और लेंस लॉ लगेगा इंडक्टिव लोड में, कैपेसिटी लोड में, और तीसरा रोटेटिंग मशीन्स के अंदर, है ना, या फिर आउटपुट साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये तीन दोनों चीजें याद रखो कि लेंस लॉ कहां लगाओगे और ओम्स लॉ लगाओगे। तो मेरे को बताओ कि पीएलसी इटसेल्फ कौन सा डिवाइस है? पीएलसी में कौन सा लॉ लगेगा, ओम्स लॉ की है लेंस लॉ? पीएलसी इंडक्टिव डिवाइस है, इसके अंदर कोई कॉइल वगैरह रहती है? नहीं, इसके अंदर कोई कॉइल नहीं रहती। पीएलसी एक डीसी डिवाइस है, डीसी सर्किट है ना। पीएलसी एक डीसी सर्किट है जिसको 24 वोल्ट डीसी रिक्वायर्ड रहता है इसके ऑपरेशंस के लिए, है ना। मैं आगे और पढ़ूंगी कैसे इसको पावर सोर्स को अपन को डिफाइन करना होता है। पीएलसी एक डीसी सप्लाई है, और पीएलसी जब डीसी सर्किट है तो इसमें लगेगा ओम्स लॉ। मतलब वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो यहां पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन से पीएलसी को कोई भी डैमेज होगा नहीं, पहली चीज। इसीलिए यही कारण है कि पीएलसी के केस में प्रॉब्लम्स कम आती है और सिस्टम बहुत ज्यादा रिलायबल रहता है। तो इसलिए आज के इंजीनियर्स को छुट्टी मिल जाती है। चलो आज बनाया ना, इतना तो समझ सकते कि महीना भर कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, सिर्फ कोई बेवकूफ गलती ना करे, है ना, कोई ऑपरेटर गलती ना करे, वरना छुट्टियां मिल जाती है। तो
ये पीएलसी ज्यादा ना रिलायबल है, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं। जो मैंने बनाया है ना लैडर लॉजिक, उस पर भरोसा कर सकता हूं। ठीक है, लैडर लॉजिक पर कोई कनेक्शन उठाने में प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या होता है, प्रॉब्लम क्या क्या आती है, एक ही पैनल के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, कनेक्शन लूज है, कोई उसका डिवाइस काम नहीं कर रहा है, ये दो ही प्रॉब्लम रहती है। एक तो डिवाइस प्रॉब्लम, जो मैंने कंपोनेंट लगाए वो काम नहीं करेगा, या फिर कनेक्शन लूज है। अब पीएलसी के अंदर वायरिंग ही नहीं है तो कनेक्शन लूज होने का चांसेस ही नहीं है। और दूसरी चीज ये कि कंपोनेंट भी बहुत ज्यादा कम है, टाइमर इसके अंदर में ही है, काउंटर इसके अंदर में ही है, ब्लिंकर इसके अंदर में ही है, कंपैरेटर इसके अंदर में ही है, इसके इवन पोटेंशियल फ्री रिलेज इसके अंदर में ही है। तो फिर सब कुछ तो इसके अंदर में ही है, और अंदर में होने की वजह से जो कुछ भी वायरिंग होती है कंप्यूटर पर हो रही है। तो यहां पर चीजें बहुत ज्यादा रिलायबल हो जाती है, मेरा मतलब सिस्टम बहुत ज्यादा रिलायबल हो जाता है। ये हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बोला था हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे हम लोग, है ना, हिस्ट्री पढ़ के कोई मतलब भी नहीं है। चलो अब बताओ मुझे प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल होता क्या है, पीएलसी होता क्या है एक्चुअल में। पीएलसी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अपैरेटस है जो प्रोग्रामिंग के द्वारा कंट्रोल की जाती है। एकदम आसान भाषा में समझो, जो भी लिखा है वो आपको मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, आप अपने पास सजा के रखना, पर आपका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि पीएलसी एक्चुअल में क्या है। पीएलसी का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, है ना, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। ये करता क्या है और होता क्या है। पीएलसी एक इलेक्ट्रॉनिक अपैरेटस है जो प्रोग्रामिंग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये परफॉर्म करता है लॉजिक, सीक्वेंसिंग, टाइमिंग, काउंटिंग, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एनालॉग एंड डिजिटल, ये इतने सारे परफॉर्मेंस पीएलसी करता है। फिर से रिपीट करते हैं, पीएलसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सॉफ्टवेयर की मदद से या फिर प्रोग्राम की मदद से अपना काम करता है। और एक काम कौन कौन से करता है, पहला लॉजिक, मतलब ये दिमाग लगाने वाले काम करता है ना, दिमाग लगाने वाले बोले तो मैंने बोला कि मोटर ये चालू हो उसके बाद ये चालू हो, मतलब ये लॉजिक हो गया, है ना। लॉजिक गेट्स पढ़े ना हम लोगों ने, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, ये सब पढ़े ना, तो ये लॉजिक गेट हो गया। ठीक है, तो ये लॉजिक परफॉर्म करता है। सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक, मतलब पहले नंबर का मतलब पहले नंबर का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद दूसरे लाइन पर आएगा, तीसरे लाइन पर आएगा, चौथे लाइन पर आएगा, एक के बाद एक, है ना। अगर से 10 वैल्यू दिया उसको इंक्रीमेंट करना है तो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे ही सीक्वेंस लेके जाता है, इंक्रीमेंटल सीक्वेंस और डिक्रीमेंटल सीक्वेंस। ये सीक्वेंसिंग परफॉर्म करता है, टाइमिंग परफॉर्म करता है, मतलब टाइम कैलकुलेट करता है, टाइमर बोला था ना, टाइम कैलकुलेट करता है कि यार मेरे को 5 सेकंड का डिले देना है, 10 सेकंड का डिले देना है, 15 सेकंड का डिले देना है, 1 मिनट, 2 मिनट, घंटा भर, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, ये टाइमिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। चौथा है काउंटिंग, ये गिनता भी है, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4, 5, 6, जितने नंबर लिखोगे तो ये गिनेगा भी। ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन में भी जोड़ना, मतलब सम करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, ये भी करता है। और कंट्रोल करता है डिजिटल और एनालॉग मॉड्यूल को। सिग्नल कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हमारे पास सिग्नल है। एक डिजिटल जो 0 और 1 के फॉर्म में देगा, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम। आप सिंपल सी बात बताइए, आपका स्विच जो है वो डिजिटल है एनालॉग, बताइए। स्विच जो है वो डिजिटल है एनालॉग है, बोलिए। आपके घर का जो स्विच है वो एनालॉग है कि डिजिटल है? एनालॉग। क्यों? क्योंकि डिजिटल में नंबर्स का काउंटिंग होती है, एनालॉग में नहीं, स्विच जो है वो डिजिटल है, डिस्क्रीट है। एक तो वो ऑन होगी, एक तो या ऑफ होगी। ऑफ होगा तो 0, ऑन होगा तो 1, एक तो 1 होगा या एक तो 0 होगा। बीच में कोई है क्या? बीच में इसमें कुछ ऑपरेशंस है कि 0.5 पे जाएगा या 0.8 पे जाएगा, ऐसा कुछ है?
नहीं, इसमें वेरिएशन नहीं है, दो ही कंडीशन है, एक तो हाँ एक तो ना। हाँ बोले तो 1, ना बोले तो 0। एक तो स्विच ऑफ होगी एक तो ऑन होगी, मतलब दो ही कंडीशन है। इसके बीच में कोई कंडीशन है कि क्या आधे में बंद रहेंगी या आधा बंद भी रहेगा लाइट और आधा चालू भी रहेगा, ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका रेगुलेटर एनालॉग सिग्नल है, आप रेगुलेटर को क्या करते हो, 0 से स्पीड ऑन करते हो, फुल करके ले जाते हो और पूरी की पूरी स्पीड चेंज होती है। देखा है आपके घर का जो रेगुलेटर है वो एनालॉग सिग्नल है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होके 1 तक के जा रहा है और बीच में सारी क्वांटिटीज को क्रॉस कर रहा है। पर स्विच में ऐसा नहीं है, एक तो 0 एक तो 1। रेगुलेटर एनालॉग, स्विच डिजिटल। समझ में आया कि डिजिटल बोले तो आप डिजिटल बोले तो क्या, डीसी सिस्टम, डायरेक्ट करंट वाला जो सिस्टम है वो एक तो 0 रहेगा एक तो 1 रहेगा, उसके बीच में कोई वैल्यू रहती क्या, नहीं, उसके बीच में कोई वैल्यू नहीं रहती। पर एसी करंट क्या एनालॉग क्वांटिटी है, वो साइनसॉइडल वेवफॉर्म बनाता है। करंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, फिर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, मतलब कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ना, तो उसको बोलते हैं एनालॉग। पर जो फिक्स है वो डिजिटल। होपफुली आपको समझ में आया है डिजिटल और एनालॉग का सिग्नल समझ में? हाँ समझ में आया एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है? चलो, तो आपका रेगुलेटर एनालॉग है और स्विच जो है वो डिजिटल है। तो ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को ऑपरेट करता है। एक तो आपका दो चीज हो सकती है, आपका इनपुट डिजिटल या एनालॉग दोनों हो सकते हैं, आउटपुट भी एनालॉग या डिजिटल दोनों हो सकते हैं। अब सुनो कि इनपुट साइड में एनालॉग और डिजिटल क्या हो सकता है। इनपुट साइड में स्विच बोला वो डिजिटल इनपुट, रेगुलेटर बोला डिजिटल एनालॉग इनपुट। इनपुट की बात कर रहा हूं, स्विच जो है वो डिजिटल इनपुट, रेगुलेटर जो है वो एनालॉग इनपुट। आउटपुट साइड में देखते हैं कि डिजिटल लाइट आपका जो बल्ब है वो डिजिटल आउटपुट, एक तो चालू होगा एक तो बंद होगा, है ना। एनालॉग इनपुट बोले तो आपका स्पीकर, स्पीकर क्या है, एनालॉग है, साउंड है। साउंड एक फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज रहेंगी वो एनालॉग होगी। टेम्परेचर एनालॉग है, प्रेशर एनालॉग है, ह्यूमिडिटी एनालॉग है, टाइम एनालॉग है, टाइम भी चेंज होता है, एनालॉग है ना। तो ये आउटपुट साइड है। आपका सीआईटी कैथोड रे ट्यूब एनालॉग है, वो कंटिन्यूअस चेंज होगा एनालॉग सिग्नल से। डायफ्राम एनालॉग है, ये एनालॉग है। तो आपको डिजिटल और एनालॉग, क्योंकि आपको जब पीएलसी की प्रोग्रामिंग करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइप का मॉड्यूल सिलेक्ट करेंगे, एनालॉग मॉड्यूल सिलेक्ट करेंगे कि डिजिटल। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका लोड और इनपुट क्या है, आपके पास सामान पहले से क्या रखा है। पीएलसी लेने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि मेरे को किन किन फील्ड डिवाइसेस की जरूरत है। जैसे मान लो कि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर में 2 ऑन बटन लगाने वाला हूं और एक मोटर लगाने वाला हूं, तो मोटर क्या होगी, डिजिटल है। मोटर डिजिटल इसीलिए क्योंकि मोटर को ऑन करने के लिए मैं कॉन्टेक्टर का रिले का इस्तेमाल करने वाला हूं, तो रिले डिजिटल है ना, रिले डिजिटल है। पापा तुम चुपचाप नहीं रह सकते क्या, कितनी जोर जोर से बोल रहे हो यार। ठीक है, तो ये आपको एनालॉग और डिजिटल समझना पड़ेगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जनरेटर क्या है? जनरेटर ये भी दिया है, एनालॉग सिग्नल है, वैल्यू चेंज हुई है, कंटिन्यूसली चेंज, हाँ एनालॉग है। कैसे? क्योंकि उसका वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। जनरेटर क्या देता है, जनरेटर आउटपुट में आपको एसी करंट देगा, समझ में आ रहा है? एसी क्या है, एसी क्या है, एसी एक्चुअल में अल्टरनेटिंग करंट, एनालॉग सिग्नल है, समझ में आया? हाँ। अब ये हो गया पीएलसी। आपको पीएलसी समझ में आया कि पीएलसी एक्चुअल में क्या है? पीएलसी एक इलेक्ट्रॉनिक अपैरेटस है जो प्रोग्रामिंग के द्वारा
कंट्रोल की जाती है और वो परफॉर्म करती है लॉजिक वाले ऑपरेशन, सीक्वेंसिंग ऑपरेशन, टाइमिंग ऑपरेशन, काउंटिंग ऑपरेशन, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, और किस टाइप के इनपुट और आउटपुट को कम्युनिकेट करवाती है, डिजिटल और एनालॉग मॉड्यूल्स को कम्युनिकेट करवाती है। ये पीएलसी है। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? कोई बताए ना? अभी तक कुछ भी डाउट है आप लोगों को? कुछ भी डाउट है? कोई डाउट है अभी तक आपको? नहीं है। चलो हम लोग अब आते हैं पीएलसीज के सबसे ज्यादा ब्रांड्स के ऊपर। हमारे पास पीएलसीज के ब्रांड अवेलेबल है एलएम ब्रैडली, मोडिकॉन, जनरल इलेक्ट्रिक, टेक्सन इंस्ट्रूमेंट्स, वॉशिंग हाउस, कटर हैमर और स्क्वेयर डी। तो आपको इतने सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, दो चीजें, एक ही चीज याद रखो इसमें से, एलएम ब्रैडली। अमेरिकन ब्रांड है एलएम ब्रैडली। रॉकवेल ऑटोमेशन नाम की कंपनी है, उसका ब्रांड है एलएम ब्रैडली। याद रखना, इंटरव्यूज के अंदर में पूछता है, लिख लो भाई, है ना? ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज के अंदर जब भी इंटरव्यू के जाओगे तो ये पूछेगा। रॉकवेल ऑटोमेशन का ब्रांड है एलएम ब्रैडली, जो कि अमेरिकन ब्रांड है ना? यूरोपियन ब्रांड है सीमेंस, है ना? सीमेंस इटसेल्फ में खुद ही एक ब्रांड है, इसका कोई सब ब्रांड्स नहीं है अवेलेबल। इन सब चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग मेन ब्रांड जो भी यूज होने वाले हैं, क्योंकि आप उन सब चीजों को याद रखेंगे। जापानीज ब्रांड है तुशिबा, जो भी यूज नहीं होता। ओमरॉन यूज होता है, मित्सुबिशी यूज होता है ना? जापानीज ब्रांड है ओमरॉन और मित्सुबिशी, जो कि कॉमनली यूज होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर में, है ना? ठीक है, तो आपको तीन चीजें आप लोग लिख लो। अगर जो कॉपी पेन आपके पास अवेलेबल है तो मैं आपको फिर एक इंटरव्यू क्वेश्चन बता रहा हूं कि जो कि आपको कंटिन्यूअसली यूज होने वाला है। क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा इंटरव्यू के अंदर में कि आपको कितने पीएलसी के बारे में नॉलेज है और कौन कौन से ब्रांड की पीएलसी आपको पता है। तो अमेरिकन ब्रांड के अंदर में रॉकवेल ऑटोमेशन कंपनी की एलएम ब्रैडली पीएलसी है। दूसरा, जापानीज ब्रांड की, यूरोपियन ब्रांड के अंदर में सीमेंस नाम की कंपनी है और उसी का सीमेंस ही ब्रांड है, ठीक है। और तीसरी कंपनी है जो कि कॉमनली यूज होती है, मित्सुबिशी और ओमरॉन। ये ओमरॉन की पीएलसी ओमरॉन के नाम से ही आती है, मित्सुबिशी की पीएलसी मित्सुबिशी के नाम से आती है। केवल रॉकवेल ऑटोमेशन की पीएलसी जो एलएम ब्रैडली के नाम से आती है। और एक है डेल्टा, जो कि चाइनीज ब्रांड है। और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है ऑटोमेशन के अंदर में, एबीबी ऑटोमेशन प्लस रोबोटिक्स ब्रांड है, जो कि अमेरिकन ब्रांड है, सॉरी जर्मनी बेस्ड है, जर्मनी की कंपनी है। जर्मनी की कंपनी का एबीबी कंपनी है और उसका भी जो पीएलसी आता है वो भी एबीबी के नाम से ही आता है। तो ये मेन ब्रांड्स अवेलेबल है जो कि आपको कॉमनली क्वेश्चंस पूछेंगे इंटरव्यूज के अंदर में, है ना। अब एरिया ऑफ एप्लीकेशन, कि आप पीएलसी कहां का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। आप पीएलसी कहां का इस्तेमाल कर सकते हैं बताइए जरा, आपने कहां कहां देखा है पीएलसी, बताइए। अरे बोलो। पावर प्लांट में और सिग्नल्स में, करेक्ट। और सिग्नल का हम लोग बनाने वाले, पता है, पीएलसी के ऊपर सिग्नल का पूरा एक्सरसाइज है अपने पास। हम पीएलसी का लैडर लॉजिक बनाएंगे सिर्फ पीएलसी के इसके सिग्नल्स के लिए। और कहां देखा है आपने, बताइए। अरे एंजॉय करके पढ़ो रे, बोर नहीं होना। तो एलईडी डिस्प्ले नहीं रहती क्या दुकान के सामने? अब नहीं, उसमें ऑडियो लगता है, उतना महंगा लगेंगे। पीएलसी का रेट बताइए कितना, कहां से स्टार्ट होता है? 12,000 से पीएलसी स्टार्ट होती है, छोटी से छोटी। उतने में तो 8-10 बॉक्स बन जाएंगे उनके, है कि नहीं। और कहां देख सकते हो बताओ? अरे लिखा है सामने, मैन्युफैक्चरिंग एंड मशीनिंग में।
करने, हाँ, पीएलसी का काम ही कंट्रोल करना है, पर पीएलसी, मशीन को हाँ, मशीन को कंट्रोल करना। और कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होता होगा बताओ जरा। मैन्युफैक्चरिंग, और मेंटेनेंस, ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है मेंटेनेंस, कंफ्यूज नहीं होना। हर कंपनी, हर इंडस्ट्रीज के अंदर में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। मेंटेनेंस नाम की कोई कंपनी नहीं होती, मेंटेनेंस कोई प्रोडक्शन, हाँ, प्रोडक्शन लाइंस के अंदर में। और कहाँ यूज होता है? कंपनी बताओ, कंपनी किस किस टाइप की अवेलेबल है? मेरे को ये बताओ कि आपको कैसी कंपनीज में काम करना है आगे। ऑटोमेशन मत बोलना, ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में काम करना ये मत बोलना। सेक्टर्स कौन कौन से इंडस्ट्रीज के, इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन कौन सा है? अरे आप ना MIDC देखकर देखो आपको कि क्या क्या चीजें बनाती है कंपनी। पेपर इंडस्ट्रीज है, मेटल इंडस्ट्रीज है ना, स्टील इंडस्ट्रीज है, करेक्ट। और पावर प्लांट्स है, ट्रैक्टर बनाती है, और हाँ, चलो चलो दो, अपन पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, मशीनिंग बोले तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है वो देखते हैं पहले। ट्रैक्टर बनाती है, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर कर रही है, ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, समझ में? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मतलब ही होता है ऑटोमेशन इंडस्ट्री, ये मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो कार बनाती है, ट्रैक्टर बनाती है, बाइक बनाती है, टैक्सी बनाती है, जितने भी ऑटोमोबाइल हमारे रोडों पर दौड़ते हुए दिखते हैं वो सारी इंडस्ट्रीज इसके अंदर आती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर में। जो बनाते हैं, स्टील बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। जो कंपोनेंट बनाते हैं वो नहीं आते हैं। फूड एंड बेवरेज, पार्ले जी क्या है? फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है। पतंजलि फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है। डेयरी मिल्क है ना, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है। और पार्ले फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है। और कौन कौन से ब्रांड है अपने फूड एंड बेवरेज में? हल्दीराम फूड एंड बेवरेज, पिज्जा हट, डोमिनोज फूड एंड बेवरेज। क्या कौन सा कंपनी बोला तुमने? दिनशा फूड एंड बेवरेज, करेक्ट। और कौन सी इंडस्ट्रीज है फूड एंड बेवरेज की? ये मैं इसलिए आपको रिवाइज कर, जितना आप बोलेंगे, जितना आप दिमाग लगाएंगे ना, तो इंटरव्यूज में आपको उतना इजी जाएगा, है ना? बताइए और कौन सी फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज? अमूल, करेक्ट। और पार्ले जी और हाँ, चलो ये फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज के आपके बारे में पता है कि फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज के अंदर में हम लोग पीएलसीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटल, चलो मेटल इंडस्ट्रीज बताओ कौन कौन सी है? कुछ ब्रांड बताओ। अरे विनीत कहां गया? हाँ विनीत, पावर प्लांट बेटा मेटल इंडस्ट्रीज में नहीं आता। स्टील, हाँ स्टील है। कौन कौन सी कंपनी? ब्रांड बताओ, ब्रांड बताओ जरा, कौन कौन सी ब्रांड है? JSW का है, करेक्ट। और सनफ्लैग है, और टाटा स्टील है, और जिंदल स्टील है। हाँ तो जिंदल वही है, JSW। और क्या है? लोया थर्मेक्स TMT है ना। ये मेन ब्रांड्स है जो मेटल। सरिया बनाते हैं, सरिया समझते हैं, जो आपकी स्लैब में लगता है, रॉड, लोहे की रॉड ये बनाती है। हाँ आयरन है ना, ये बनाती है, रॉड बनाती है, उसको बोलते हैं स्टील। एक्चुअल में आपके घर में जो बर्तन है ना स्टील के, वो स्टील नहीं है। वो एक्चुअल में स्टील मतलब लोहा, आपके घर में जो यूज होने वाला लोहा है ना, वो स्टील इंडस्ट्रीज में यूज होता है। फेकॉर हमारे नागपुर में अंदर से इंडस्ट्री है। कपिलांस ये इंडस्ट्री है। JSW है, देन सुनील हाइटेज है, देन रामसन कास्टिंग है। ये इंडस्ट्रीज जो यहाँ पर यूज होती है नागपुर के अंदर में, जो स्टील प्लांट्स के अंदर, ये क्या नाम उसका, बहुत बड़ा ब्रांड है लार्सन टर्बो, LNT जिसको बोलते हैं, ये एक ब्रांड है स्टील प्लांट्स के अंदर में। एंड आप भुट्टेपुरी चले जाओ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है भुट्टेपुरी के अंदर में। केईसी इंटरनेशनल
ये स्टील प्लांट है, स्टील इंडस्ट्री है। पावर, अब बताओ पावर में क्या क्या आएगा, पावर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? पावर प्लांट, करेक्ट। कितने पावर प्लांट है, जरा नाम बताओ ना। कोराडी, खापड़खेड़ा, और बस? चंद्रपुर, चंद्रपुर। और पता नहीं। चंद्रपुर, कितने टाइप के पावर प्लांट है मेरे को ये पहले बताओ। 3, कौन कौन से? थर्मल, हाँ न्यूक्लियर, थर्मल, हाँ हाँ। देखो, पहला थर्मल पावर प्लांट, दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट, तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, चौथा बायोगैस, है ना, पांचवा डीजल, है ना। ये इंडस्ट्री, हाँ, ये जो पावर इंडस्ट्रीज है इसके अंदर में पीएलसी का इस्तेमाल होता है। माइनिंग, अब बताओ माइनिंग बोले तो क्या, कौन कौन सी माइनिंग है? कोल माइंस, कोल माइंस। और WCL, ये तो कोल माइंस का पार्ट हुआ। मैंगनीज, सीमेंट माइन, एसी से सीमेंट माइंस। और माइन, हाँ, गोल्ड माइंस। माइंस, हाँ, चलो मैग्नीज, ये इंडस्ट्रीज है। पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल, बताइए पेट्रोकेमिकल केमिकल का बड़े ब्रांड बताइए। पेट्रोकेमिकल के अंदर कौन कौन से आते हैं? बोलिए, पेट्रोकेमिकल में कौन कौन से आते हैं? पेट्रोकेमिकल, केमिकल नहीं, पेट्रो, हाँ, केमिकल और पेट्रोकेमिकल दोनों बताइए। पहले पेट्रोकेमिकल बताइए, पेट्रोकेमिकल में कौन कौन से आते हैं? इंडियन ऑयल, चलो, 3 बड़े ब्रांड तो अपने को ही पता है। पहले 3 बड़े ब्रांड तो अपने को ही पता है। पहले इंडियन ऑयल, दूसरा भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हाँ, ये 3 बड़े ब्रांड तो अपने को पता है। रिलायंस है। ONGC भी तो है। ONGC इज द डिपार्टमेंट, ऑयल एंड नेचुरल गैस डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का ऑयल एंड नेचुरल गैस डिपार्टमेंट है ONGC। उसके अंदर में 3 अलग अलग क्या बोला, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, मतलब क्या बोला, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। एक का नाम है हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम जिसको बोलते हैं, दूसरा है भारत पेट्रोलियम, और तीसरा है इंडियन। फिर प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में आते तो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम एक है, रिलायंस पेट्रोलियम है, आइसर है। ये जो इंडस्ट्रीज है पेट्रोकेमिकल के अंदर आती है। अब केमिकल इंडस्ट्रीज बताओ, कौन कौन सी केमिकल इंडस्ट्रीज है? चलो बोलो, केमिकल इंडस्ट्रीज में। अरे इतना कोविड चला, इतना न्यूज देखे हो आप लोगों ने। केमिकल इंडस्ट्रीज कौन कौन सी, जहां पे दवाइयां बनती है? बड़े ब्रांड बताओ, ड्रग, कंपनी के नाम बताओ बेटा। कंपनी के नाम बताओ। सिप्ला, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, ये बड़े ब्रांड है। मैनकाइंड नहीं आता है, ये बड़े ब्रांड है। तो आप मेरे को ये बताइए, इस इंडस्ट्रीज के अलावा और कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसमें पीएलसी का इस्तेमाल होता होगा? कोई छुट्टी, कोई इंडस्ट्री छुट्टी जो पूरी इंडस्ट्रीज को मिला लिया जाए तो कोई इंडस्ट्री छुट्टी है जिसमें पीएलसी का इस्तेमाल नहीं होता? इससे भी आ गए। सारे के सारे इंडस्ट्रीज के अंदर में आपका पीएलसी का इस्तेमाल कंपलसरी हो गया है। अब तो कंपलसरी, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिए कि आप एक बार पीएलसी इंजीनियर बन गए तो आगे कितना डिमांड है। और आपको एक चीज और बताता हूं कि इंडिया में पीएलसी एंड ऑटोमेशन 10% भी नहीं है। कितना नहीं है? 10% भी इंडिया में ऑटोमेशन अभी आया नहीं है। तो 90% अभी इंडिया ऑटोमेशन सेक्टर्स के अंदर में ग्रो करने के लिए रेडी है। मसला है इंडस्ट्री डेवलप क्यों नहीं हो रही? तुमको पता है इंडस्ट्री जल्दी से जल्दी चेंज क्यों नहीं हो रही है? जबकि 50 साल पहले फॉरेन कंपनीज ने ये अडॉप्ट करके खत्म हो गया। वहां पे इंडस्ट्री 4.0 आज से 30-35 साल पहले चालू हो गया है और इंडिया ने अभी लॉन्च भी नहीं किया। ऐसा क्यों? इसके यहाँ के लोगों को आता नहीं है, स्किल्स नहीं। करेक्ट,
कि यहाँ पे लोगों के पास स्किल्स नहीं है। इंडस्ट्रीज डर रही है कि अगर से वो टेक्नोलॉजी तो अडेप्ट कर लेंगी, पर उसको चलाने वाले अगर से लोग उसके पास अवेलेबल नहीं रहे ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसीलिए इंडिया जल्दी अडेप्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पे उनके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है। ठीक है, चलो अब साइज पढ़ते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पीएलसीज के साइज पता होना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो और हो सके तो लिख के रखो, क्योंकि ये इंटरव्यूज में पूछता है। ठीक है, स्मॉल साइज एक्चुअल में 5 प्रकार की पीएलसीज होती है। 5 प्रकार की पीएलसीज में से मैं बता देता हूं कौन कौन सी प्रकार की पीएलसीज है। नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, मैं प्रोजेक्ट लेवल पे बात नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको कोई मिनी प्रोजेक्ट बनाना है, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैंने जो 3 टॉपिक लिया वो स्मॉल, मीडियम और लार्ज लिया हुआ है कि यही 3 टाइप की पीएलसीज आज इंडस्ट्रीज में यूज होती है। माइक्रो और नैनो ये यूज नहीं होती। पहली चीज, पीएलसी के 2 टाइप है, लिख लो। एक टाइप है मॉड्यूलर और दूसरा है कॉम्पैक्ट। मॉड्यूलर पीएलसी मतलब होता है कि जहां पे सीपीयू अलग, इनपुट पोर्ट अलग और आउटपुट पोर्ट अलग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दिखाता हूं मैं आपको। ये आपको दिख रहा है स्लाइड? ये दिख रहा है आपको? हाँ, ये मॉड्यूलर पीएलसी। देखो इसका सीपीयू अलग है, ये दिख रहा है ना, सीपीयू अलग है, ये इनपुट पोर्ट है और ये आउटपुट पोर्ट है। मतलब ये तीनों चीजें अलग अलग है, सीपीयू, इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट। ठीक है, अब वहीं पे मैं आपको कॉम्पैक्ट दिखाता हूं, कॉम्पैक्ट पीएलसी कैसे रहती है। कॉम्पैक्ट पीएलसी तो दिख रहा है, ये पीएलसी कॉम्पैक्ट टाइप की पीएलसी है। इसमें इनपुट भी वहीं पर, आउटपुट भी वहीं पर और सीपीयू भी वहीं पर, एक ही में सब कुछ है। पीएलसी इनपुट पोर्ट भी वहीं पर नहीं, देखो X0, X1, X2, X3 ये पूरा का पूरा इनपुट पोर्ट है और Y0, Y1, Y2, Y3 ये आउटपुट पोर्ट्स है। ये इनपुट आउटपुट पोर्ट एक ही में और सीपीयू भी एक ही में। मतलब जहां पे सीपीयू इनपुट आउटपुट पोर्ट एक साथ रहेगा उसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट, और जहां पर इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट और सीपीयू अलग अलग रहेगा उसको बोलेंगे मॉड्यूलर। समझ में आया कि कॉम्पैक्ट पीएलसी और मॉड्यूलर पीएलसी में अंतर क्या है? कॉम्पैक्ट मतलब सब कुछ एक साथ और मॉड्यूलर मतलब अलग अलग, सीपीयू अलग, इनपुट पोर्ट अलग और आउटपुट पोर्ट अलग। तो देखो स्मॉल पीएलसी को हमने क्लासीफाई कैसे, हम क्या बोलेंगे, किस टाइप की पीएलसी बोलेंगे? अगर से 128 आईओ पिन से, 128 आईओ पिन से मतलब आप 128 इनपुट और आउटपुट कनेक्ट कर सकते हो। 64 इनपुट और 64 आउटपुट अगर से आप कनेक्ट कर सकते हो और पीएलसी के अंदर की मेमोरी की साइज 2 किलोबाइट मतलब 2 किलोबाइट से कम हो, उसको हम बोलेंगे स्मॉल पीएलसी। ठीक है, जहां पर 128 इनपुट और आउटपुट पिन अवेलेबल हो, जितने पिन उतने आउटपुट हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये सिंपल सा फंडा रखो, पीएलसी में जितने इनपुट और जितने आउटपुट पिन अवेलेबल है उतने ही इनपुट और आउटपुट डिवाइस हम लगा सकते हैं। उससे ज्यादा हम लगा नहीं सकते। और मेमोरी की साइज 2 किलोबाइट का होगा, तब उसको कहेंगे हम लोग स्मॉल पीएलसी। ये पीएलसी यूजुअली छोटी मशीन और छोटे प्लांट
कोई कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। मान लो कि आपके पास एक प्लांट है जिसमें कुल मिलाकर 7-8 मशीन है। अब 7-8 मशीन है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली इनपुट आउटपुट डिवाइस लगेंगे 100 से 150, हद से हद 100। तो उसमें आप किस टाइप की पीएलसी लोगे? स्मॉल पीएलसी, क्योंकि ज्यादा बड़ी पीएलसी लेने से क्या होगा कि आपकी पीएलसी की कॉस्ट बढ़ेगी और मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो आप उतना ही यूज करो जितनी की आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में आपको एज अ प्रोफेशनल जानेंगे। उनको नहीं पता कि आपने किस उद्देश्य से लिया है, उनको इतना पता है कि पैसा कैसे बचेगा। तो जितने का जरूरत है उतना ही यूज करना है, बेकार की ज्यादा बड़ी पीएलसी लेकर कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया कि स्मॉल कब बोलेंगे हम? 128 इनपुट और आउटपुट पिन रहेंगी और मेमोरी की साइज 2 किलोबाइट रहेंगी। मीडियम कब बोलेंगे? 2048 आईओ पिन रहेंगी। 2048 मतलब 1024 इनपुट और 1024 आउटपुट रहेगा और 32 किलोबाइट की मेमोरी का साइज रहेगा। तब हम उस पीएलसी को मीडियम पीएलसी बोलेंगे। लार्ज पीएलसी के अंदर में 8192 मतलब 8192 इनपुट और आउटपुट पिंस रहेंगी और 750 किलोबाइट की मेमोरी साइज रहेंगी। उसको हम बोलेंगे लार्ज पीएलसी साइज। और लार्ज टाइप की जो पीएलसी होती है वो कब यूज करते हैं? जब बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ा प्लांट को एक साथ एक पीएलसी से कंट्रोल करना है, तो उस केस में लार्ज पीएलसी का इस्तेमाल होता है। अब एक चीज क्वेश्चन है, दिमाग लगाना। मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, तो मैं किस टाइप की पीएलसी इस्तेमाल करूंगा? थोड़ा गंभीरता से सोचना कि किस टाइप की पीएलसी में इस्तेमाल करूंगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा प्लांट है, उसको मेरे को कंट्रोल करना है, उसमें कम से कम 12 से 15 डिपार्टमेंट है, यूनिट है। तो अब बताइए कि मैं उसमें किस टाइप का पीएलसी इस्तेमाल करूंगा। हर यूनिट को अप्रोक्सीमेटली 1500 से 2000 इनपुट और आउटपुट पिंस की रिक्वायरमेंट है। हर यूनिट को, पूरे प्लांट को नहीं बोल रहा हूं, हर यूनिट को 2000 से लेकर 1000 से 1200 इनपुट और आउटपुट पिंस की रिक्वायरमेंट है। तब बताओ कि मेरे प्लांट के लिए किस टाइप की पीएलसी इस्तेमाल करूंगा। गलती बोलो। मीडियम। अच्छा, सेकेंड वाली क्यों? क्यों मीडियम क्यों? वीडियो इससे वाकई में जो 1000 से 1200 लगेंगे वो क्यों? मैंने बोला 12,000 लगेगा लैपटॉप में। अगर से मैं 1000 यूनिट भी ले लूं, 1000 इनपुट और आउटपुट पिन भी ले लूं, तो उस केस में क्या होगा कि 12 यूनिट है तो 12,000 लग गई। तो फिर कौन सी यूज करूंगा मैं? लार्ज। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे कि आपको मीडियम ही यूज करना है। उसका रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि हर एक यूनिट एक दूसरे से अलग होती है। कभी भी पूरे प्लांट के लिए एक पीएलसी यूज नहीं करोगे। इवन एक यूनिट के लिए भी पूरी एक पीएलसी यूज नहीं करते। पूरे यूनिट के लिए भी एक पीएलसी यूज नहीं करते। छोटे छोटे पीएलसी मतलब स्मॉल पीएलसी हर मशीन को दी जाती है, ताकि बंद हो तो कोई एक मशीन बंद हो, पूरा प्लांट बंद ना हो, पूरा यूनिट बंद ना हो। समझ में आ रहा है? कभी ब्रेकडाउन आए तो किसी एक यूनिट पर आए, एक मशीन पर आए, पूरे यूनिट पर ना आए। उस केस में हमको हर एक यूनिट को भी सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, सेक्शंस को भी सब सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और एक सब सेक्शन के लिए एक पीएलसी लगती है। मतलब एक यूनिट के अंदर में 10 सेक्शंस है और एक सेक्शंस के अंदर में 2 सब सेक्शंस है, तो मेरे को टोटल 20 पीएलसीज लगेंगी, क्योंकि 20 सब सेक्शंस है मेरे पास पूरे यूनिट में। जितने सब सेक्शंस रहेंगे उतनी पीएलसीज का इस्तेमाल करूंगा और एक सब सेक्शंस के अंदर में कितने इनपुट और आउटपुट पिंस है वो मैं डिसाइड करूंगा किस साइज की मेरे को पीएलसी लगेंगी। अभी समझ में आया कि एंटायर पूरे प्लांट के अंदर के लिए एक पीएलसी इस्तेमाल नहीं करूंगे। प्लांट को भी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ता है। आपको भी बताता हूं मैं, जब आप प्रोग्राम भी बनाओगे ना या फिर कोई मशीन इंस्टॉल भी करोगे या फिर किसी भी सेक्शंस के अंदर में प्रोग्राम बनाओगे तो पूरे प्लांट को एक साथ मत देखना। पूरे प्लांट को एक साथ देखोगे तो कभी प्रोग्राम नहीं बना सकते।
तो हर प्लांट के हर छोटे छोटे सेक्शंस को, हर मशीन को देखो ना। मान लो मेरे कन्वेयर बेल्ट है और ऐसे 12 कन्वेयर बेल्ट लगे हुए हैं, तो आप एकदम 12 को देखोगे तो क्या होगा? आप डर जाएंगे, अभी यार 12 बोले तो 12 के एक साथ लगाना है, इतना बड़ा प्रोग्राम बनाना है? नहीं यार, इतना बड़ा कितना प्रोग्राम बनाना पड़ता है। हर मशीन को देख, हर मशीन में क्या है? कन्वेयर बेल्ट में क्या? एक सेंसर और एक मोटर। मोटर किस टाइप की है? स्क्विरल गेज, स्लिप रिंग, स्क्विरल गेज लेकर देखते हैं। स्क्विरल गेज के लिए कौन सा? 5 HP के नीचे कि 5 HP के ऊपर? 5 HP के नीचे तो ड्यूअल स्टार्टर लगाऊंगा, 5 HP के ऊपर स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाऊंगा। 5 HP के नीचे तो ड्यूअल, चलो ड्यूअल स्टार्टर एक लगेगा, एक सेंसर लगेगा, बस इतना ही लॉजिक बनाना है। एक मशीन के लिए एक लॉजिक बनाओ, उसका फंक्शन ब्लॉक बना दो। मतलब 12 मशीन के लिए 12 प्रोग्राम बनाओ और एक लीड प्रोग्राम है, उसको कॉल कर लो, बना बस हो गया, बन गया आपका बड़ा प्रोग्राम। आप अगर से पूरे एंटायर सब सेक्शन के लिए एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। आप ऐसा नहीं करना, मेन प्रोग्राम को एज इट इज रखो और आप फंक्शन ब्लॉक बनाओ। एक नंबर की मशीन के लिए पहले नंबर का फंक्शन ब्लॉक, उसका एक पहली मशीन का पूरा प्रोग्राम एक फंक्शन ब्लॉक में डालो, दूसरी मशीन का दूसरे फंक्शन ब्लॉक में। ऐसे 10 मशीन है, 10 मशीन का 10 फंक्शन ब्लॉक बना लो और मेन प्रोग्राम में फिर उस फंक्शन ब्लॉक को कॉल करो। सिंपल है, कॉपी पेस्ट करना डायरेक्ट फंक्शन ब्लॉक को, इधर से कॉपी, इधर से पेस्ट, इधर से कॉपी, इधर से पेस्ट, खत्म, काम हो गया आसान। आप अपनी इंस्टीट्यूट देखो, आप जब पढ़ने बैठते हैं, आप बीएल खलीजा पढ़ो, कितनी बड़ी पुस्तक लगती है। बीएल खलीजा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, वही आसान हो जाता। वही चीज मैं बोल रहा हूं, आप पूरे सिस्टम को एक साथ पूरा नहीं देखना, छोटे छोटे हिस्सों में देखो। छोटे छोटे हिस्सों में देखोगे तो प्रोग्राम बनाना इजी होगा, और जब प्रोग्राम बनाना इजी होगा तो आपको मजा आएगा यार। क्योंकि जब बड़ा देखोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, फिर आप बोलेंगे क्या सीख रहा है नंदू, मैं पहले से अच्छा था, इलेक्ट्रिकल पढ़ गया, पीएलसी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे आएगा? पूरा देख लेना आप छोटा छोटा देखो, छोटी छोटी चीजें करो, तब मजा आएगा। ठीक है, समझ में आए फंक्शन ब्लॉक? ये है हमारा टास्क। हम आ गए अभी मुद्दे पर। अभी हमारा हो गई थ्योरी खत्म। थ्योरी खत्म बोले तो हम अभी पढ़ते ही है, आप बोर हो रहे होगे, है ना? बोर हो गए क्या आप लोग? हाँ, बोर हो रहा जरूर? नहीं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा। अब ये देखो, ये प्रिया बोर हो रहा क्या आपको? हेलो, नहीं हो रहा था। मजा आ रहा है? हाँ तो मजा आ रहा। हाँ, इसके बाद और आएगा। अभी देखो यार, ये लॉजिक है। अब ये लॉजिक में भी करना क्या है? ये मेरा वाटर टैंक है, ये मेरा क्या है? एक वाटर टैंक है। ये सोलोनॉइड बॉल है, एक ए नंबर का सोलोनॉइड, बी सोलोनॉइड बॉल, और एक तीसरा सोलोनॉइड बॉल सी नंबर का। ये मेरा टाइमर है, ये मेरा फ्लोट स्विच है, फ्लोट सेंसर मतलब लेवल सेंसर जिसको बोलते हैं। ये मेरी मोटर है। अभी लॉजिक क्या है ये देखो, ये टैंक के अंदर ये सोलोनॉइड बॉल नंबर से लाल कलर का पानी आया, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लाल कलर का पानी आया, सिर्फ चल जान दो। ए नंबर से दूध आया और बी नंबर से पानी। अब ये टैंक को क्या करना है? जैसे मैंने सोलोनॉइड बॉल नंबर 1 चालू किया तो दूध आना चालू हो गया, बी चालू किया तो पानी आना चालू हो गया। तो क्या होगा? ये लेवल धीरे 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 इंक्रीज करेगा। जैसे ही ये लेवल, ये टैंक जैसे ही भरेगा, मतलब इस पोजीशन पे जैसे ही आएगा तो ये दोनों वॉल्व बंद हो जाना चाहिए। अब ये दोनों वॉल्व बंद हो गए। अब जैसे ही ये वॉल्व बंद हुआ तो मोटर चालू हो जाना चाहिए, और मोटर 1 मिनट तक के, देखो टाइमर कितना दिया है, 1 मिनट तक के मोटर ऑन रहना चाहिए। मिक्सर की, ये मिक्स कर रहा है, मिक्सर की मोटर 1 मिनट तक के ऑन रहना चाहिए। 1 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुआ तो मोटर बंद, मोटर बंद, फिर ड्रेनेज का सोलोनॉइड वाल्व, फिर ड्रेनेज का सोलोनॉइड वाल्व चालू, और यहां से मिक्सर किया हुआ पूरा मटेरियल बाहर। जैसे ही ये फ्लोट सेंसर ने नीचे टच किया, मतलब क्या होगा? ये होगा बंद और ये दोनों हो गए चालू। ये चालू, लेवल भरा, फिर मिक्स हुआ, 1 मिनट तक के मिक्स करेगा,
1 मिनट जैसे ही कंप्लीट, ड्रेनेज का सोलनॉइड वाल्व चालू, ड्रेनेज। ये मतलब ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए। बताओ ये कैसे बनेगा? मजेदार है, दिमाग लगाना। ये हम प्रोग्राम करेंगे, है ना। ये हमको लॉजिक, हम लोग पूरे के पूरे ट्रेनिंग सेशन के अंदर में ऐसे ही लॉजिक बनाएंगे, है ना। जैसे टाइमर पढ़ा तो टाइमर के ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइज, काउंटर पढ़ा काउंटर के अंदर में बहुत सारी एक्सरसाइज, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। ये समझ में आया ये लॉजिक क्या है? समझा ये लॉजिक क्या है? ए नंबर की पाइप से दूध, बी नंबर के पाइप से वाटर इस टैंक के अंदर में आएंगे। टैंक जैसे ही भरेगा तो ए और बी बंद हो जाएंगे, मोटर चालू हो जाएंगी। 1 मिनट तक के मोटर चलेंगी। जैसे ही मोटर बंद होगी 1 मिनट के बाद, तो ये सी नंबर का वॉल्व चालू हो जाएगा और पूरा का पूरा मटेरियल, दूध और पानी जो मिक्स किया है वो बाहर आ जाएगा। जैसे ही ये टैंक खाली तो ये दोनों फिर चालू, ये टैंक खाली, ये बंद, ये दोनों चालू। टैंक भरा, फिर मोटर चालू, 1 मिनट तक फिर मोटर। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलनी चाहिए, ठीक है। इसका हम लोग जब प्रोग्राम आपके पास आ जाएगा तो ये बनाकर देखेंगे। ये चीजें इसमें एक्सप्लेन किया यहां पर कि क्या है, ठीक है। ये आया पीएलसी। अब पीएलसी क्या है बताओ? पीएलसी क्या है? अभी तो बताया था रे, तो भूलना नहीं, मजा नहीं आता फिर भूलने के लिए आएगा अपन, है कि नहीं? बताओ पीएलसी लॉजिक कंट्रोलर। हाँ, क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, करेक्ट। तो अभी लॉजिक कौन देगा, कौन सॉल्व करेगा लॉजिक? आपके पास ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आप अपना लॉजिक सॉल्व कर पाते हैं? प्रोग्राम आपके पास, आप ह्यूमन होते, ब्रेन ना, ब्रेन। हाँ, तो कंप्यूटर के पास क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? प्रोसेसर कंप्यूटर का ब्रेन है। मतलब पीएलसी के अंदर भी प्रोसेसर है जो कि उसका ब्रेन है। समझ में आया? हाँ, देखो ह्यूमन बॉडी देखो, आपका एक बॉडी देखो, आपका बॉडी ना मतलब पीएलसी है। कैसे पीएलसी होता है? नाक क्या है आपकी? नाक क्या है? नाक क्या देता है आपको? इनपुट देता है क्या आउटपुट देता है? नाक का काम क्या है मेरे को पहले बताओ। नाक का काम क्या है? इनहेल और एक्सेल कर। ठीक है, उसका काम है इनहेल करना और एक्सेल करना, मतलब सुगंध लेना। नाक का काम क्या है? सेंट लेना, ऑक्सीजन लेना। रुक जा, बस कर, बहुत पढ़ ली तूने फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना। अभी मुझे समझाने दे। तेरे पता, तेरे पास ना पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर में कोई सेंसर्स अवेलेबल है प्रणु। सेंसर्स कौन कौन से देख? तेरे आंख क्या है? सेंसर है, देखने का काम करता है, कैमरा है, ठीक है। नाक क्या है? सेंसर है, सूंघने का काम करता है। तेरी स्किन क्या है? मोशन सेंसर है, उसको किसी ने टच कर दिया तो फील करता है, ठीक है। तेरे बाल सेंसर है। तेरे कान माइक है, माइक, तेरा कान माइक है, सुनता है। तेरा माइक सुनता है ना, कान माइक है। तेरा मुंह स्पीकर है, बोलता है ना। जिब्ली टेस्ट करती है ना। ये सेंसर से तेरे बॉडी के अंदर में सेंसर है। अब तेरा प्रोसेसर क्या है? तेरे नाक ने देखो, तेरा न्यूरो सिस्टम मतलब तेरा ब्रेन क्या है? प्रोसेसर है। तेरे आंख क्या है? तो मान लीजिए किसी ने चिमटी काटा, तो ये कैसे परफॉर्म हुआ बता मेरे को। ये देखो कैसे क्या होगा ना कि अपने कभी किसी ने चिमटी काटा तो हम लोग हाथ अलग कर लेते हैं, या फिर हमारा किसी बर्तन से कैसे हाथ जल जाता ना, कभी गर्म बर्तन को हाथ पकड़ते और हाथ जल जाता और हम झट से हाथ पीछे कर लेते। कैसे पता चला उसको? ब्रेन को सिग्नल जाते। कैसे जाते सिग्नल? आपकी स्किन ने सेंस किया, मतलब आपकी स्किन बना सेंसर। आपकी स्किन ने सिग्नल भेजा किसको? ब्रेन को। मतलब आपका स्किन बना सेंसर और सेंसर बना इनपुट डिवाइस।
इनपुट किसको भेजा? ब्रेन को। ब्रेन ने इसको प्रोसेस किया, उसमें लगाया, भैया कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेजेस हुआ, कुछ ना कुछ तो अलग फंक्शन हुआ, और उसने दोबारा सिग्नल भेजा आपके हाथ को कि भैया अलग कर। मतलब जो पहला सिग्नल गया वो इनपुट, ब्रेन ने प्रोसेस किया, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैंने फीड करके रखा था कि भैया गर्म लगेगा तो हटा देना वहां से, तो मैंने वो प्रोसेस हुई और उसने तुरंत सिग्नल भेजा कि भैया उसको हटाना है, और मैंने अपने हाथ को हटा लिया। मतलब मेरे मसल्स ने क्या किया? मसल्स मेरे आउटपुट डिवाइस है, मेरे मसल्स जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, है ना, वो मेरे आउटपुट डिवाइस है कि मेरे मसल ने तुरंत हाथ को पीछे खींच लिया। स्किन ने नहीं खींचा आपके हाथ को, स्किन सेंसर है, वो केवल इनपुट भेज सकता है, आपका ब्रेन केवल उसको प्रोसेस कर सकता है, और आउटपुट कौन परफॉर्म करता है? आपकी मसल्स, जो आपकी हड्डियां हैं, आपके जॉइंट्स है, आपका ब्लड है, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ब्लड से मिला उसको सिग्नल, ब्लड ने प्रेशर लगाया, हाइड्रोलिक प्रेशर लगाया उसके अंदर, हाइड्रोलिक जैसे प्रेशर लगाया कि भैया उसको पीछे खींचना है, तो आपके मसल्स ने पीछे खींचा। तो स्किन आपका सेंसर मतलब इनपुट डिवाइस, ब्रेन आपका प्रोसेसर, और मसल्स आपके आउटपुट डिवाइस जिसने ऑपरेशन को परफॉर्म किया। हैंड आपका आउटपुट डिवाइस है। समझ में आया? वैसे फील्ड के अंदर भी कोई एक चीज सेंस करेंगी, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट में कुछ और दिखाएगा। तो प्रोसेसर क्या करता है? जो भी मैंने प्रोग्राम बनाया है, जो भी मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दी है, वो इंस्ट्रक्शंस को वो परफॉर्म करेगा। अब मैं बोलो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में इंस्ट्रक्शंस किसने दिया? ह्यूमन बॉडी के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर गॉड ने उसमें प्रोग्रामिंग करके रखा था पहले से, मेरे ब्रेन के अंदर में पहले से प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ था। तब मेरे सेंसर्स ने इनपुट दिया, मेरे ब्रेन ने एग्जीक्यूट किया कि उसने बोला हुआ था कि भैया जब भी गर्म लगेगा या कुछ चुभेगा, ठंडा गर्म कुछ भी सेंस होगा तो तेरे को उसके हिसाब से रिएक्ट करना है। नॉर्मल टेम्परेचर है, देखो इफ एल्स का कॉन्सेप्ट आया इसमें दो। अगर से नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर से 45 डिग्री टेम्परेचर, सॉरी रूम टेम्परेचर में 24 डिग्री सेल्सियस है सपोज, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर में इफ अगर से रूम टेम्परेचर है तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, पर रूम टेम्परेचर से थोड़ा बहुत भी कम हुआ, थोड़ा बहुत भी ऊपर हुआ तो ऑपरेशन परफॉर्म करना। 24 मैंने सेट करके रखा था कि रूम टेम्परेचर है, 24 से नीचे जाएगा, किसी ठंडे चीज को छू लो तुम, बर्फ को छुओ, फिर भी हाथ वापस आता है, तुरंत आता है हाथ वापस। किसने लेफ्ट किया है? किसी ने नहीं, आता है हाथ वापस, है ना। तो ये प्रोग्रामिंग किसने किया? ये गॉड ने प्रोग्रामिंग किया। वैसे ही मैं प्रोग्राम करता हूं अपने सिस्टम को, ये मेरा प्रोसेसर है जिसके अंदर मैं प्रोग्राम फीड करूंगा, मैं प्रोग्राम डालूंगा कि कैसा मेरे को ऑपरेशन चाहिए, वो मैं पीसी पे बनाऊंगा और उसको डालूंगा कहां पर? प्रोसेसर के अंदर। ठीक है। अब प्रोसेसर चाहिए तो उसको कहना चाहिए तो इनपुट चाहिए, वो इनपुट तो चालू करना चाहिए ना। प्रोसेसर को क्या चाहिए? पावर सप्लाई। अब आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर पावर सप्लाई कहां से मिलता है? चलो बताओ मेरे को, एनर्जी कहां से मिलती है? चालू करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना यार। पावर सप्लाई जो एनर्जी है, प्रोसेसर को चालू करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। आपका ब्रेन काम करना बंद कब कर देगा? आपका ब्रेन कब काम करना बंद कर देता है? डेथ होती तब। हाँ, और डेथ कब होती है? जब आपका रेस्पिरेशन सिस्टम हार्ड बंद हो जाता है। मतलब जो आप ऑक्सीजन दे रहे हैं ना अपने नाक से, वो ऑक्सीजन आपकी उसकी एनर्जी है। बिना ऑक्सीजन के आप जिंदा नहीं रह सकते, बिना खाने के जिंदा रह सकते हो, पर आपको कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई पे ऐसा है कि पावर सप्लाई आपको 5-10 मिनट दूंगा और उसके बाद फिर वो चलते रहेंगे पूरे 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, ऐसा रहता है क्या? पावर सप्लाई उसको कंटिन्यूअस लगता है। तो आपके बॉडी के अंदर में ऐसा कौन सा इक्विपमेंट, ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो कंटिन्यूअसली चाहिए रहता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपकी बॉडी को कंटिन्यूअसली चाहिए रहता है। ऑक्सीजन हटा, आपका काम खत्म। तो ऑक्सीजन आपका पावर सप्लाई। तो आपके बॉडी को परफॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पावर सप्लाई की। मतलब प्रोसेसर को ऑन करने की किसकी जरूरत पड़ेगी? पावर सप्लाई की।
पावर सप्लाई प्रोसेसर को मिला, प्रोसेसर काम करना शुरू। अब प्रोसेसर लग गया, पावर सप्लाई लग गया, अब मेरे को क्या करना है, प्रोग्रामिंग डिवाइस। अब प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या क्या हो सकते हैं बताओ मेरे को। प्रोग्रामिंग में किस किस से डाल सकता हूं मैं, पीएलसी के अंदर में प्रोग्राम कैसे डालूंगा, कैसे डालूंगा। आपका मोबाइल हो सकता है प्रोग्रामिंग डिवाइस, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका डेस्कटॉप हो सकता है। ये आपकी प्रोग्रामिंग डिवाइस हो गए जिसमें आप प्रोग्राम बनाओगे और प्रोग्राम बनाने के बाद अपने लैपटॉप से प्रोग्राम पीएलसी के अंदर डालोगे। तो प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या हुआ, क्या हुआ, आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल। तब ये बाइपोलर डिवाइस है, दो तरीके से है। आपने फ्रेश पीएलसी है, आपके पास पीएलसी में कुछ भी नहीं है, आपने नई नवेली खरीद के लेकर आई है और उसमें आपने प्रोग्राम डाला। तो इसमें दो चीज हो सकती है, आप प्रोग्राम डाल भी सकते हो और वहां से ले भी सकते हो। अब मान लो कि आपकी पहले कंपनी में कोई और बंदा काम करता था, प्लांट रनिंग कंडीशन में है, बंदा छोड़ के चले गया। अब कंपनी ने आपको हायर करी। कंपनी ने हायर क्यों करी आपको, कि आप जो वो बंदा काम करता था वो आप काम कर सको, इसलिए हायर किया ना। तो अब मेरे को ये बताओ, प्लांट पहले से रनिंग कंडीशन में है और वो अपना लैपटॉप ले भागा, वो लैपटॉप लेके भागा अपना। तो अब मेरे को बताओ कि आप कैसे पता लगाओगे कि अभी जो उस सिस्टम में, क्योंकि हर इंसान का दिमाग अपना चलता है ना, हर इंसान के अंदर में अपना दिमाग है, तो अपना लॉजिक होगा, अपना तरीका होगा प्रोग्राम बनाने का, अपने दिमाग से प्रोग्राम बनाएगा। तो उसने जो प्रोग्राम अपने दिमाग से बनाया था एज इट इज वो आप बना सकते हो क्या, मेरे को ये बताओ, एज इट इज बिना कुछ हिंट के। जो मैं सोच रहा हूं वो इस चीज आप एज इट इज सोच सकते हो क्या, ऐसा हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर उसकी लॉजिक बिल्डिंग अगर अच्छी हुई तो। नहीं, एग्जैक्ट जो मैं सोच रहा हूं वो आप सोच सकते हो क्या? नहीं, नहीं सोच सकते ना। तो जो एग्जैक्ट मैं बना रहा हूं वो आप बना सकते हो क्या? प्रोबेबिलिटी है कि आपका और मेरा सेम हो सकता है, सेम हो सकता है, पर एग्जैक्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो एरर आएंगे। पर कंपनी को एरर चाहिए क्या? नहीं, कंपनी को एरर नहीं चाहिए, कंपनी को एज इट इज चाहिए, जैसा था वैसे ही चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, तो पीएलसी के अंदर में एक फंक्शन अवेलेबल है अपलोड। आप प्रोग्रामिंग डिवाइस से, मतलब लैपटॉप से पीएलसी के अंदर में डाउनलोड कर सकते हो प्रोग्राम को। तो साइमल्टेनियसली आप पीएलसी से अपने लैपटॉप के अंदर में अपलोड भी कर सकते हो। ये दोनों फंक्शन अवेलेबल है, प्रोग्राम लैपटॉप से पीएलसी या फिर पीएलसी से लैपटॉप, ये दोनों ही चीजें अवेलेबल है। तो उस केस में आपके प्रोग्राम लाइन तो चालू है, फैक्ट्री तो चालू है, मतलब उस पीएलसी के अंदर में पहले से प्रोग्राम अवेलेबल है। तो उस प्रोग्राम पीएलसी के अंदर से ही आप अपने लैपटॉप में प्रोग्राम ले सकते हो। ये फंक्शन आपके पास अवेलेबल होता है पीएलसी। मैं बताता हूँ कैसे लेते हैं, पीएलसी के अंदर कैसे डालते हैं और पीएलसी से कैसे लेते हैं, ये दोनों ही बताऊंगा मैं कैसे लेते हैं। अब देखो, अब इसको सेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना भैया, कोई इनपुट देगा तब तो आउटपुट आएगा। तो ये इनपुट मॉड्यूल लगा दिया मैंने यहां पर, ठीक है, जो इनपुट इसी डायरेक्शन में देगा, यहां से इधर कुछ नहीं जाएगा। प्रोसेसर इनपुट को कुछ नहीं देगा, इनपुट ही प्रोसेसर को देगा, और एक आउटपुट डिवाइस जो कि आउटपुट मॉड्यूल जो कि आपका आउटपुट शो करेगा। तो ये पूरा का पूरा पीएलसी बनता है, सॉरी ये सब पूरा का पूरा मिलता है, मिलकर बनता है पीएलसी। इसको बोलते हैं पीएलसी, जिसके अंदर इनपुट मॉड्यूल होगा, उसके अंदर प्रोसेसर होगा, उसके अंदर आउटपुट मॉड्यूल होगा, पावर सप्लाई होगा। ये चार चीजों की मिलाकर एक पीएलसी डिवाइस, पीएलसी कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर बनाया जाता है, पूरा एक आर्किटेक्चर। इनपुट का काम क्या है, इनपुट लेना। प्रोसेसर का काम क्या है, जो प्रोग्राम दिया उसको एग्जीक्यूट करना। और आउटपुट का काम क्या है, आउटपुट में मतलब सिग्नल को आउटपुट में शो करना। अब इनपुट का क्या हो सकता है, बेसिकली हम लोग डिस्क्रीट के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्क्रीट बोलते हैं डिजिटल सिग्नल के बारे में, एनालॉग के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। एनालॉग के बारे में आगे चल के बात करेंगे। ये डिस्क्रीट सिस्टम है। तो डिस्क्रीट इनपुट कौन कौन से होते हैं, पुश बटन। पुश बटन कहां देखिए भी कहीं, पुश बटन किस किसने देखा है, पुश बटन देखा कि बेटा किसी ने,
अरे बोलो रे होगा, किसी ने देखा होगा तो हाँ बोल दो। ये देखा है ऐसा, किसी ने कुछ देखा है? ये क्या है? पुश बटन है ना? तो बेटा बताओ, अभी ना मैं आगे पीएलसी नहीं जाऊंगा, अभी तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो इंडस्ट्रीज में इक्विपमेंट फील्ड डिवाइसेस जो यूज होते हैं ना, वो मैं बताऊंगा कि अब एक्चुअली फील्ड डिवाइसेस में क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं। ये है मेरा पुश बटन, ये एनओ टाइप का पुश बटन और ये एनसी टाइप का पुश बटन। एनओ और एनसी समझता है क्या होता है? किसी का आइडिया है एनओ और एनसी क्या होता है? हाँ? क्या होता है एनओ और एनसी, बताइए। नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज स्विचिंग टाइप। ये क्या है आपका? आपको सबको क्लियर है ना कि मेरे को बताना पड़ेगा? बताओ मैं एनओ एनसी क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेन कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का। चलो मैं बता देता हूं, है ना, रिस्क नहीं लेते अपन। ये जो हरे कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है? एनओ है। इसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और ये लाल कलर का दिख रहा है ना, लाल कलर का पीछे साइड में देखो, इसको बोलते हैं एनसी एलिमेंट। ये एनओ एलिमेंट, ये लाल कलर का एनसी एलिमेंट। एनओ का काम सिंबल क्या है ये, और एनसी का सिंबल क्या है ये। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, कहीं पर भी दिमाग डिस्टर्ब नहीं करना। अभी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग ही एनओ एनसी का खेल है, पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग, इसलिए बहुत प्यार से समझने का। ये क्या है? एनओ है, और ये क्या है? लाल वाला एनसी है। पीछे का एलिमेंट बता रहा हूं, एलिमेंट। ये एनओ एलिमेंट है, ये एनसी एलिमेंट है। इसके पीछे में दो, ये एनओ का सिंबल है और एनसी का सिंबल है। पहले एनओ का सिंबल, आपके पास कॉपी और पेन अवेलेबल रहना चाहिए एंटायर सेशन के अंदर में, क्योंकि कुछ भी मैं बोल रहा हूं वो चीज आपको लिखनी पड़ेगी। और अभी कॉपी पेन पकड़ो ना, क्योंकि बहुत फंडामेंटल रूल बता रहा हूं पीएलसी का प्रोग्राम बनाने के लिए। फंडामेंटल, वो कभी चेंज नहीं होने वाला, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप पेन और कॉपी पकड़ो और लिख लो। ये क्या है? बोलते जाओ, क्या है ये? ये क्या है? बोलो। एनओ। ये क्या है? कौन सा? ये रेड वाला क्या है? एनसी। ये किसका सिंबल है? नॉर्मल। ये किसका सिंबल है? एनसी का, एनसी का। हरा कलर का एनओ, रेड कलर का एनसी। एनसी। ठीक है। हाँ, लाल कलर का हमेशा एनसी ही रहेगा और हरे कलर का हमेशा एनओ ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। 9:30 बजे तक रहेंगे बेटा क्लास। हाँ, प्रैक्टिकल सेशन हम लोग 10:30 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है। और कल से हम लोग चालू कर देंगे 6 बजे। सब लोग रेडी है ना 6 बजे के लिए? नहीं। हाँ सर, हाँ सर। कहाँ जा रही? पानी। कितने बजे फ्री होते हैं? पानी लाने को बोल देना। 6, 6:30 बजे कर लेते हैं, ठीक है। 7 बजे रखते हैं। क्या मॉर्निंग में? मतलब मेरे को नहीं जमता ना मॉर्निंग में, प्रॉब्लम ये है। दोपहर में? दोपहर में नहीं जमता। मॉर्निंग में आप 7 बजे उठ सकते हो, 7 से 9। नहीं। हाँ, तो फिर ये टाइम ठीक है, ठीक है। ये क्या है? 7 बजे से लेते हैं, 7, 7:30 बजे। हाँ, 7 बजे से लेते हैं, 7, 7:30 बजे, 7 बजे से लेते हैं अपन लोग कल, ठीक है। और प्रैक्टिकल वैसे भी हम लोग हाँ 3-3 घंटा पढ़ेंगे। थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी बोर होता है, मेरे को भी होता है, तुमको भी होता है। मेरे को भी थ्योरी पढ़ने में मजा नहीं आता, ठीक है। ये क्या है? हरे कलर का एनओ है और लाल कलर का एनसी है। बहुत ध्यान से सुनो, है ना। अभी म्यूट कर लो अपने अपने, और जो बता रहा हूं वो सुनो आप। हरे कलर का एनओ, लाल कलर का एनसी। हरा काम करता है सर्किट को जोड़ने का। क्या करता है?
हरा काम करता है सर्किट को जोड़ने का, और लाल काम करता है सर्किट को तोड़ने का। मतलब NO का काम है टू मेक द सर्किट एंड NC का काम है टू ब्रेक द सर्किट। इतना समझ में आया? हाँ, लिख लिए तुम लोगों ने कि NO का काम क्या है? टू मेक द सर्किट, और NC का काम है टू ब्रेक द सर्किट। हरे को जोड़ने का काम है, लाल को तोड़ने का काम है। इतना समझ में आया? समझ में आया? हाँ। अब दूसरा फंडामेंटल टर्म सुनो कि NO हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा और NC हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होगा। फिर रिपीट करता हूं, NO हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा और NC हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। समझा? ये दो फंडामेंटल आपको पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर में याद रखना है। आप बहुत इजीली प्रोग्राम बना लोगे, बहुत इजीली, है ना? आपको मैं बता रहा हूं ना, आपको आप 2 या 3 दिन भी प्रैक्टिकल की क्लासेस अटेंड करोगे तो आप दूसरे दिन बोलोगे सर मैं बनाकर दिखाता हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं। बस तुम सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना। रेडीमेड कुछ नहीं मिलने वाला, रेडीमेड में कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मैंने कोई प्रिंटेड नोट्स नहीं बनाया, आज तक ये कुछ नहीं किया, है ना? सिर्फ जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होता है बस वही हम पढ़ेंगे, और जैसा लॉजिक बोलेंगे वैसा बनाएंगे। ठीक है? तो 2 चीजें समझ में आई। NO का काम है ब्रेक का मेक करना, मतलब जोड़ना, और NC का काम है ब्रेक करना। NO पैरेलल में कनेक्ट होता है और NC सीरीज में। ठीक है? ये सिंबल किसका है? NO का। अब तुम देखो, ये सिंबल को देखकर समझो ना, सिंबल को देख के कैसे समझेगा? ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कनेक्शन दिख रहा है क्या? दोनों पॉइंट के बीच में नहीं। मतलब वो क्या है? ओपन है कि क्लोज है? ये दोनों पॉइंट ओपन है ना। अब जो ऊपर का डंडा जो दिया हुआ है, ऊपर का जो डंडा दिया है, उसको जब मैं दबाऊंगा तो क्या होगा? क्लोज होगा कि ओपन होगा? क्लोज होगा। क्लोज होगा ना। बस यही दिमाग लगाना है। NO का काम क्या है? NO नॉर्मल जब पड़ी है ना, ऐसे रखी हुई है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। पर जैसे ही मैं NO की स्विच को दबाऊंगा तो क्या होगा? कनेक्शन होगा और वो शॉर्ट हो जाएंगे। समझ में? शॉर्ट होगा बोले तो आपस में दोनों शॉर्ट हो गए, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, है ना? आपस में दोनों पॉइंट शॉर्ट हो गए, सर्किट कंप्लीट होगी। अभी सर्किट ओपन है, बाद में क्लोज होगी। समझ में आया? गर्ल्स को समझ में आया? हाँ सर। कि दोनों पॉइंट के बीच में कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। जैसे ही मैं स्विच को प्रेस करूंगा, मतलब ऊपर वाले डंडे को जैसे ही दबाऊंगा, तो वो दोनों, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दोनों पॉइंट पे आकर टच होगी और वो लाइन के थ्रू सर्किट कंप्लीट हो जाएंगी। मतलब वो नॉर्मली क्लोज कर देगा। समझ में आया? वही चीज NC के साथ है। वो देखो नॉर्मल कंडीशन में क्लोज दिख रहा है, दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्शन दिख रहे हैं, पर जैसे ही उसको दबाएंगे तो नीचे के साइड मूव करेगा, और जैसे ही नीचे के साइड मूव करेगा तो नीचे से हट जाएगा, तो ओपन हो जाएगा ना। होगा कि नहीं ओपन? NC का देखो नीचे वाला जो सिंबल देख रहे हैं, देखो नीचे वाले सिंबल में क्या है? ये क्या है? एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में कनेक्शन अवेलेबल है ना, जुड़ा हुआ है ना, दोनों क्लोज है ना। पर जैसे ही डंडे को आप नीचे के साइड प्रेस करोगे तो क्या होगा? ये दोनों के कॉन्टेक्ट छूट जाएंगे, क्योंकि ये नीचे के साइड मूव कर रहा है, और जैसे ही नीचे के साइड मूव करेगा तो ये ओपन हो जाएगा। समझ में आया? नॉर्मल कंडीशन में ओपन मतलब दोनों पॉइंट के बीच में नो कनेक्शन, जैसे ही दबाऊंगा दोनों के बीच में कनेक्शन लगो, मतलब वो NO का NC में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नॉर्मली ओपन का मतलब क्या है? मैं कॉन्सेप्ट बार बार मैं ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पूरा का पूरा खेल इसी का बेटा। अगर से ये नहीं समझेगा ना तो पूरा का पूरा कंफ्यूजन में रहेंगे। जहां पर अगर से आपको ये नहीं समझा तो मेरे को बार बार टोक देना, ये सब नहीं समझा 10 बार पूछेंगे 10 बार बताऊंगा, वरना 15 दिन की क्लास बेकार हो जाएंगी। मैं कोई बता भाई 15 दिन नहीं 20 दिन 30 दिन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टाइम का लिमिट नहीं है अपने पास, लेंगे अपन 30-40 दिन, पर हर चीज प्रॉपर सीखेंगे।
ठीक है। अब मेरे को बता, चल विनय बता बेटा क्या होता है एनो? नॉर्मली क्लोज होता है, ओपन हो जाए, सॉरी। तो क्या होगा, कैसे ऑपरेशन करेंगे तुम मेरे को समझाओ। अभी एनो क्या करेगा? क्या है, जैसे जो सर्किट को सर वो जोड़ेगा, हाँ और जो एनसी है नॉर्मली क्लोज, तो सर एनसी को सर्किट को ब्रेक करेगा। बराबर। और सर ऊपर का जो है सर्किट, तो जो ऐसे अपन नीचे लाएंगे तो क्लोज हो जाएगा, हाँ बराबर। और जो नीचे वाला है उसको अपन और नीचे करेंगे वो ब्रेक हो जाएगा, तो जो ऊपर वाला है वो क्लोज हो जाएगा। हाँ करेक्ट। अभी सुनो, तेरे को समझ में आ गया ना बेटा? तो गर्ल्स तुमको समझ में आ गया? हाँ प्रिया समझ में आया बेटा? हाँ फिर तू रिप्लाई तो दिया कर रहे पागल। देखो ये हो गया मेरा क्या कॉन्सेप्ट, ये क्या होगा मेरा कॉन्सेप्ट। एनओ और एनसी ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं है? क्लियर है। क्लियर है? चलो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। अब आपको मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी थोड़ी सी बात सुनोगे, कि आपको मैं एलन ब्रैडली का पीएलसी का सॉफ्टवेयर की लिंक भेज रहा हूं। सबके पास नेट अवेलेबल है ना अभी? हाँ आपको मैं पीएलसी के सॉफ्टवेयर की लिंक भेज रहा हूं जो कि ड्राइव में रहेंगी एलन ब्रैडली के, वो आपको डाउनलोड करके रखना है। क्या करके रखना? केवल डाउनलोड, इंस्टॉल नहीं करना। इंस्टॉल करना मैं कल सिखाऊंगा, ठीक है? आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा,